अरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है सर, एक बार कंफर्म करिए। रजत जी गुड मॉर्निंग। रजत जी मुझे ठीक है रजत जी। रजत जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट रेट কিসের ইন্টারেস্ট রেট বাড়াবে, মানে রেট কাট করবে না, আরো বাড়াবে? না না, ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়েছে, মানে আগে ছিল 4.50 এখন 4.75। এটা আবার কোথায় দেখালো? 25। হ্যাঁ কোথায় পড়লি? সকালে একটা দেখলাম। না না, ওইটা ওই যে ভাই, ওই যে এখানে তো একটা ইন্টারেস্ট কমিয়ে ইন্টারেস্ট রেট, তুই যেটা বলছিস রেট কাট মানেই হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেটেই ইনডাইরেক্ট। ইন্টারেস্ট রেট আর রেট কাট কোন আলাদা জিনিস না, ওই ওই জিনিসটাকে ইন্টারেস্ট রেটকেই রেট কাট বলা। তো যেটা রেট কাট হয়েছে সেটা, এবারে কোনো নিউজ চ্যানেল কি দেখাচ্ছে তোরা কি বুঝেছিস ফার্দার? ইউটিউব বালারা তো মানে কি বলবো, এমন এমন ইউটিউব আছে কি এমন কিছু একটা দেখিয়ে দেবে, ধরতেই পারবি না কি বলছে। না না, রেড কার্ড সবসময় অফিসিয়াল চ্যানেল ফলো করবে। অফিসিয়াল চ্যানেল মানে বড় বড় যে নিউজ কোম্পানি আছে তাদের অফিসিয়াল চ্যানেল, লাইক এনডিটিভি প্রফিট, ইকোনমিক টাইমস, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডস, এদেরকে ফলো করবি। এদের সোর্স অথেন্টিক হয়, ঠিক আছে? সিএনএন, এনবিসি, ঠিক আছে, এদের সোর্সটা অথেন্টিক হয়। এরা অন্তত ভুলভাল ইনফরমেশন ছাপবে না, তাহলে এদের মার্কেটে কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরা অন্তত যে খবরটা দেবে সেটা ঠিক দেবে, কি রেড কার্ড হচ্ছে কি হচ্ছে না, ঠিক আছে, সেই খবরটা এরা ঠিক দেবে। অনেক ফোন করে 4G স্পিড নিতে হবে, 4G স্পিড নিতে হবে। তোমাকে আগে একটা বাদ বাদ পেট্রোল ইঞ্জিন আছে কি 4G নিতে পারবে না? আমার এই আচ্ছা দেখো, চলো পুরো বলি নেই না, তাহলে পুরো পুরো দেখছি দেখছি देखो सर, स्क्रीन शेयर है सर, एक बार कंफर्म करो मुझे। ठीक है सर। अच्छा, तो मार्केट के बारे में कुछ बातें देखते हैं सर, क्या सिचुएशंस है। मैंने कल जो एनालिसिस हम लोग दिए थे सर क्लास में, प्री मार्केट एनालिसिस जो कल का था सर, वो कल के मार्केट के हिसाब से फेलियर था। बहुत दिन बाद एक एनालिसिस फेलियर हो गया। कल का एनालिसिस ये था सर, कल बोला गया था कि अंडरलाइंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव, जो कि नहीं रहा। A sharp upside breakout, immediate resistance 24,500 levels is likely to open the next upside, but 500 के पास तो पहुंचा ही नहीं। 25,000 भी टारगेट की तरफ हम लोग बात कर रहे थे। सपोर्ट बोला था 350, बट ये एक ही मैंने 350 क्रैक करके तो स्टार्टिंग में ही मार्केट नीचे आ गया, तो ये चीज तो नहीं था। बहुत दिन बाद एक एनालिसिस एकदम टोटली एकदम नकार दिया, ठीक है, मार्केट टोटली अलग अलग है। आज का एनालिसिस कुछ ऐसा रखा मैंने, मेरे को भी लग रहा है कि आज का एनालिसिस कॉम्पेरेटिवली बेटर परफॉर्म करेगा, बट क्योंकि कल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म रहा है तो थोड़ा टेंशन मुझे है रहना भी चाहिए। बट यस कि मार्केट में सबसे बड़ा चीज, मार्केट के बारे में मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, करंट मार्केट जो बिहेव कर रहा है ना, देखो मैं एक लैंग्वेज भी इधर यूज किया, द शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिमेन्स डाइसे। ये डाइसे मतलब क्या होता है कि अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल माने आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बहुत हाई है। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी मार्केट में काफी हाई है, और ये बेसिकली क्रिकेट के भाषा में हम लोग जिसको बोलते हैं कि अनइवन पिच, ठीक है। जैसे अनइवन पिच माने क्या, जब पिच के ऊपर बॉल बाउंस करेगा, लो हो जाएगा, तो करंट मार्केट का बिहेवियर कुछ वैसा ही चल रहा है। कभी पिच के बॉल बाउंस कर रहा है, कभी लो हो जा रहा है, तो बैट्समैन समझ नहीं पा रहा है कि छोड़े कि पकड़े, ठीक है। तो इस पिच में टेक्निकली पेशेंस बहुत चाहिए। सिंपल बात है सर, मैं क्रिकेट के भाषा से ही समझा रहा हूँ। जैसे इंडिया जो टेस्ट मैच हारा, 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से हारा, मैं मार्केट का ही बात कर रहा हूँ। इतना टेस्ट मैच हारने का मेन रीजन क्या पता चला कि इंडिया का बैट्समैन के पास पेशेंस नहीं है, और टेक्निकली साउंड जो है खेलने के लिए वो खत्म हो गया है, जो पहले नहीं था एटलीस्ट, ठीक है। तो टेक्निकली साउंड होना चाहिए। करंट मार्केट का जो बिहेवियर है,
माने टेक्निकली साउंड माने आप मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस है या फिर मार्केट का जो ओवरऑल इकोनॉमिक एंड फंडामेंटल नॉलेज का जो एक साउंड एक बैलेंस सिस्टम, अगर आप उसमें सस्टेन कर पाते हो या पेशेंसफुली चीजों को समझ पाते हो, जल्दबाजी नहीं करना सर इस मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट कोई सर्टेनिटीज के ऊपर नहीं चल रहा है, मार्केट काफी अनसर्टेन कंडीशंस के साथ चल रहा है। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या सर्टेनिटीज और क्या क्या अनसर्टेनिटीज करंट मार्केट बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। तो कल ऐसा घटना घटने के बाद ऑब्वियसली मैंने थोड़ा स्टडी किया कि क्या क्या रीजंस इसके पीछे काम कर रहा है। तो जब मुझे ओवरऑल एक सिचुएशंस का पता चला तो मैं आपको एक समरी करके देता हूँ कि क्या क्या मतलब अभी चल रहा है। आप लोग भी उस सब मैटर्स को एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स है, आप लोग उस सब चीजों को ना थोड़ा सा स्टडी करो, न्यूज देखो कि उसमें क्या अपडेट आ रहा है, देखो तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा अपकमिंग मार्केट का ग्रोथ के बारे में। फिलहाल मैंने निफ्टी का 24,500 का वेट कर रहे हैं सर हम, ठीक है। निफ्टी अगर 24,500 तक जाता है, सस्टेन करता है, तो जाके फर्दर अपसाइड मार्केट में बुल मार्केट देखने को मिल सकता है। जब तक 500 तक नहीं पहुंचता तब तक ये इट्स नॉट अ प्रॉपर बुल मार्केट। अगर किसी कारण से 500 चला भी जाए, अगर वो सस्टेन कर भी ना पाए तो उसे बुल मार्केट नहीं कहते। जैसे ट्रम्प अंकल जिस दिन आया उस दिन मार्केट 500 पहुंचा था, एज पर एनालिसिस एकदम मार्केट सही काम किया था। मेरा टारगेट भी था 24,400 24,500, 400 पहले ही अचीव किया था। बाद में थोड़ा सा जैसे ही हरीश जीत रहा था थोड़ा गिर गया था 300 में, वापस 500 किया क्योंकि ट्रम्प का कंफर्मेशन आया। तो ट्रम्प वाला दिन तो मार्केट एनालिसिस एकदम टॉप नॉच था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन कल का मार्केट एकदम इधर उधर हिला दिया। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 24,500 तक अगर मार्केट वापस पहुंच भी जाता है, अच्छा ट्रम्प वाले दिन भी मैंने क्लास में बोला था कि 500 तक जाएगा पर टिकेगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो ना एक माने अंदर से जो स्ट्रेंथ है वो नहीं, अंदर से मार्केट स्ट्रेंथन नहीं, आपको अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। रिसेंट लेवल में हमारे इंडिया में जितना भी कंपनीज के रिजल्ट्स आया है उसमें 50% कंपनीज का रिजल्ट, 50-60% कंपनी का जो रिजल्ट है क्वार्टर रिजल्ट्स है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं है। रिजल्ट्स जो है क्वार्टर जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, फंडामेंटल जो रिजल्ट्स है वो फंडामेंटल रिजल्ट्स थोड़ा वीक ही रहा। तो इसके कारण इंडियन मार्केट में अभी वो बात नहीं है। सेकेंडली, लगातार एफआईआई का पैसा का आउटफ्लो हो रहा है इंडियन मार्केट से। 2-3 चीजें बात समझे। अच्छा, तो फिलहाल मार्केट का मैंने सपोर्ट लेवल दिया से 23,800 में, अपर लेवल में कोई टारगेट नहीं दिया। मार्केट चाहेगा 500 तक जाने का पॉसिबिलिटी, वो तो सिर्फ लाइव भी समझ में आएगा कि वो किस टाइम पे अपर लेवल में जाएगा। 23,800 तक सपोर्ट है, इसका मतलब ये है कि 800 तक आएगा ये नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ जब भी वीकनेस थोड़ा बहुत ट्रिगर करेगा 23,900 या 24,000 तक मार्केट आएगा और वहां से बाउंस बैक करेगा। 800 है, 800 का मतलब यही है, 800 मतलब 800 तक एकदम लेटेस्ट में जा सकता है, लेकिन अगर वीकनेस बड़ा रहे तो मैंने ज्यादा रहे तो जाएगा। अदरवाइज 900 में या 850, 900 या 24,000 के आसपास आएगा तो मार्केट वहां से रिट्रेस बैक करेगा। और ये घटना आपको मैं आज के मार्केट में दिखा भी देता हूँ कि क्या हुआ है अभी तक। ऐसे मैंने भी मार्केट अभी ज्यादा देखा नहीं, पर जितना मैंने देखा देखो কি হয়েছে দেখা যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ সুমিতের রূপে যে সুমিতা বলছে এখন কিন্তু কোনো ভুলই গেলে কোনো ভরটা দিয়ে দিচ্ছে ऑब्वियसली अभी क्वेश्चंस पे ये जो डाई से बोला ना अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है। ফলো নাও পুরো এটাতে ইনকো কারেন্ট মার্কেট ইজ রিয়েলি লাইক দ্যাট, ঠিক আছে। এখন এখন बोथ साइड स्ट्रेटजी खूब কাজে দেবে, কারণ मार्केट बहुत ज्यादा अनइवन पोजीशंस पे है। अच्छा देखो अभी सिचुएशंस कुछ ऐसा है, आज 8 तारीख ना, 8 तारीख के हिसाब से देखो मार्केट सीधा 24,200 से कल क्लोज हुआ था। कल का मार्केट जो एक चीज मैं बोलना भूल गया, कल हम लोग जितना देर तक क्लास किए मार्केट वही 100-200 में चल रहा था। और इस पॉइंट पे मुझे याद है देखो 10:30 के आसपास जब यहाँ पर मैंने क्लास स्टार्ट किया, आप लोगों को नॉर्मली यही टाइम पे मैं नॉर्मली एनालिसिस देता हूँ, और मैं बोला था कि फर्दर नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से मार्केट रिट्रेस बैक किया। हाँ प्रीमियम का ग्रोथ उतना हाई नहीं था कॉल साइड में, ठीक है, क्योंकि सेल राइज साइड में था, लेकिन मैं बोला था रिट्रेस बैक करेगा यहाँ से। लेकिन मजा का बात है वो 250 तक जाने के बाद वही हाईएस्ट था, उसके बाद मार्केट सीधा 190 और 200 के रेंज पे पूरा एंड तक बना रहा।
तो कहने का मतलब है कल हम लोग जो शॉर्ट स्ट्रैडल पढ़े थे, है ना, वो शॉर्ट स्ट्रैडल का कॉन्सेप्ट तो वही था ना कि मार्केट जब साइडवेज रहेगा, ना तो अप साइड में ज्यादा ना तो डाउन साइड में ज्यादा, मार्केट अगर कांस्टेंट रहेगा तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल में कमा सकते हो। तो ये कल वाला दिन शॉर्ट स्ट्रैडल के हिसाब से ही बन गया पूरा, क्योंकि लगातार 11:30 से लेके 3:30 तक मार्केट कॉन्स्टेंटली एक ही जो 10 पॉइंट 20 पॉइंट अप डाउन, 10 पॉइंट 20 पॉइंट अप डाउन, एवरेज में 24,200। अच्छा, आज वहां से क्या हुआ मार्केट, देखो मेरा 23,800 का जो सपोर्ट लेवल मैंने बोला था उसके हिसाब से मार्केट आते ही सीधा गिरा सर, लंबा लंबा 4-5 कैंडल बनाया और एकदम 2472 पे लेके आ गया। ठीक है, मैंने सपोर्ट लेवल पे आ रहा था, लेकिन वहां से रिट्रेस बैक किया और रिट्रेस करके वापस से 2462 68 इवन 275 तक भी जाने का कोशिश किया, पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर से स्ट्रेंथ उतना है नहीं। ठीक है, तो बोथ साइड में काफी ज्यादा तुमको वोलेटिलिटी नजर आ रहा है। ये कैंडल का स्ट्रक्चर देख के भी समझ में आ रहा है। मैंने पूरा रोलर कोस्टर राइड दिखा रहा है सर, देख रहे हो, पूरा रोलर कोस्टर राइड दिखा रहा है, मैंने काफी अनइवन है। ऐसे मार्केट में टेक्निकली सीरियसली बहुत साउंड होना पड़ेगा और काफी पेशेंस का खेला है। और ये मार्केट देखो थमा हुआ है, थमा हुआ माने जब जब मार्केट थोड़ा सा थम सा जाता है हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए ये थमा हुआ सिचुएशंस पे, तो मार्केट कहीं पर भी रिबाउंड हो सकता है। ठीक है, माने किसी भी साइड में रिबाउंड हो सकता है, या तो लोअर साइड में जाएगा या तो अपर साइड में जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा अपर भी नहीं होगा ज्यादा लोअर भी नहीं होगा। करंट ट्रिगर क्या है? अच्छा, अब एक जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा था कि करंट मार्केट का ऐसा नेगेटिविटी का क्या रीजन है, 4-5 रीजन एक्चुअली इस पे काम किया। ट्रम्प जब आया इंडिया को तो बड़ा खुशी मिला, ठीक है, लेकिन ये ट्रम्प के आने के साथ साथ कुछ अनसर्टेनिटीज भी ग्लोबल इकोनॉमी में मंडरा रहा। क्या क्या अनसर्टेनिटीज है? जैसे आप लोग कल एक क्वेश्चन मेरे को किए थे, क्वेश्चन नहीं एक्चुअली स्टेटमेंट दिए थे कि सर जब ट्रम्प का रिजल्ट आया था बाकी मार्केट इंडियन मार्केट वगैरह तो आप हुआ था, बट चाइना डाउन गया था। ठीक है, चाइना का डाउन जाने का रीजन मैं आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ। चाइना का डाउन जाने का कल का जो रीजन था, मैंने ट्रम्प के जिस दिन आया था उसका रीजन था कि ट्रम्प अमेरिका चाइना से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है करेंटली, यानी बहुत सारी चीजें चाइना रशिया को यूएस को देता है, या फिर ऐसे बोलो कि यूएस इंपोर्ट करता है चाइना से, यूएस इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो ऐसा मार्केट में खबर है, क्योंकि खबर इन द सेंस ट्रम्प भी बोला था कि अगर वो आएगा तो ऐसा कुछ कर सकता है चाइना के प्रोडक्ट पे। हाँ बोलो, 60% इम्पोर्ट ड्यूटी, वेरी गुड सर, 60% इम्पोर्ट ड्यूटी, ये इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का हाई चांसेस चाइना के प्रोडक्ट्स पे। तो अगर ऐसा होगा तो चाइना प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट में काफी कम हो जाएगा। इसके पीछे नहीं, अभी यहाँ पर इंडिया का किस्मत खुलेगा कि क्या खुलेगा ये अनसर्टेन है सर। ऑब्वियसली चाइना का सब्स्टिट्यूट इंडिया है। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, जो पॉइंट पप्पू ने उठाया, वेरी गुड पॉइंट। अब ऐसे केसेस में चाइना का जो सेकंड पॉइंट है, माने यूएस का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो चाइना के साथ जो पॉलिसी है उसमें वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के चाइना से इंपोर्ट कट करना चाहता है। ठीक है, इसका मेन रीजन है, आप लोग एक चीज लास्ट 1-1.5 महीना 2 महीने का जो क्लास चल रहा है आप उसमें एक चीज ख्याल किया सर, हम लोग बार बार अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं और अमेरिका में जो रेट कट हो रहा है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आ रहा है। तो ये अमेरिका को रेट कट क्यों करना है? क्योंकि अमेरिका में बिजनेस का जो प्रोडक्शन लेवल है वो प्रोडक्शन लेवल गिर गया है। तो प्रोडक्शन लेवल क्यों गिरा है? प्रोडक्शन लेवल गिर गया है कि वहां का वर्क कल्चर खराब हुआ है। वर्क कल्चर समझते हो, जैसे वेस्ट बंगाल में नहीं है। नहीं सर, वर्क एक कल्चर होता है, वर्क नहीं, मैंने आप जो बोल रहे हो ना काम ही नहीं है, एक्चुअली काम नहीं है, नहीं काम होता है। ये आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल्स में दिखा सकता हूँ। हमारे घर में, सबके घर में महिलाएं रहते हैं, किसी का बीवी, किसी का माँ, किसी का दोस्त, मैंने दोस्त तो नहीं कहूंगा, बहन। ठीक है, तो इस तरह का जो भी महिलाएं होते हैं हर घर में है। लेकिन देखना सर आजकल स्पेशली सो कॉल्ड सिटी कल्चर में, पर्सनली मत लेना, ले भी सकते हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आजकल देखना डिटोरिएट हो रहा है, घर का महिला लोग काम नहीं करना चाहते।
इवन अगर मैं बंगाली फैमिलीज का बात करूं, मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इवन मेरा भी फैमिलीज में ऐसा होता है। ऐसे मैम बहुत काम करते हैं जेन्युइनली, लेकिन बाकी और भी मेरा घर पे बहुत लोग हैं। तो मैं देखा हूँ एक चीज कि रोटी नहीं बनाते रात को, बाहर से खाना ऑर्डर, रोटी भी बाहर से आएगा, इसलिए रोटी का दुकान बाहर बहुत खोल रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ, ये रोटी ना बनाने का बहाना क्या है? ये वर्क कल्चर नहीं है तो क्या है? हम रात को क्यों नहीं बनाएंगे रोटी? आई एम नॉट अगेंस्ट दी कॉन्सेप्ट, मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्क कल्चर तो है। सही बात। मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्क कल्चर का प्रॉब्लम है। आप ये नहीं बोल सकते कि काम नहीं है, काम है, पर काम करने का इच्छा नहीं है। अब ये तो रोटी का जस्ट एग्जाम्पल था, ये आप थ्रू आउट दी स्टेट डिफरेंट सिचुएशंस में लगा दो। रोटी तो बस एक बहाना था, काम करने का मन ही नहीं है। बैठे बैठे मोबाइल चलाएगा, बैठे बैठे फालतू में अड्डाबाजी मारेगा, पॉकेट 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 में पैसा कम होगा, दूसरे के सामने जाके बोलेगा हम गरीब हैं, सरकारी सुविधा लेगा, सर्विस अच्छा नहीं मिलेगा, चुगली करेगा। जो बंदा आगे पैसा बनाएगा उसको देख के जलेगा, लेकिन काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा। बाकी स्टेट तो इनोवेशंस में आगे जा रहे हैं, अगर हम साउथ के साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते करेंटली। ठीक है, तो वर्क कल्चर सीरियसली प्रॉब्लमेटिक है। नाश्ता के नाम पे आज भी टिफिन में, रोड साइड में, कोलकाता में कचौड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कुछ कुछ एरिया में पेटाई परोठा मिलता है। लेकिन तुम मुझे एक चीज बताओ, पेटाई परोठा और कचौड़ी खा खा के सबका पेट सड़ता है ना? गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम सबको होता है। लेकिन क्या बेहतर टिफिन आइटम नहीं बनाया जा सकता? हाँ, साउथ इंडिया में कितना सारा टिफिन आइटम होते हैं, बहुत है। और वो भी हेल्दी। স্যার সাউথ আফ্রিকা ছেড়ে গেছে, সরি না, সাউথ ইন্ডিয়া ছেড়ে গেছে। আমাদের সামনে তুমি যে সকালবেলা কিছু কত রকমের, হ্যাঁ पूरी ओडिशा में इतना सारा माने नाश्ता आइटम मिलता है हेल्दी। हमारे यहाँ पर तुम बाहर निकलो, तुमको कचौड़ी के अलावा दूसरा चीज, अरे कचौड़ी रोज कैसे खाएगा बंदा? तो ये जो, मैं यहाँ पर एंटी बंगाली नहीं हूँ, मैं वर्क कल्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर यूथ कितना सारा लोग है, बेकार भी होते हैं। लेकिन किसी को बोलो पोहा का दुकान लगाए, अरे चीड़ा का पुलाव, वो भी तो एक डिफरेंट आइटम है, उसको भी तो बना के बेचा जा सकता है। इडली फ्रेशली बनाया जा सकता है, दुकान है इडली का बट बहुत कम, बहुत कम। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना सारा आइटम बन सकता है, लेकिन तुमको क्या मिलेगा? कचौड़ी। मैंने, मेरा कहने का मतलब है बिजनेस इज देयर, बट कोई काम नहीं करेगा। इनोवेशन नहीं, एक्चुअली इनोवेशन है दिमाग में, बट उठ के आना पड़ेगा ना, तुमको उठ के आना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, एक दुकान भाड़ा लेना पड़ेगा। इतना कौन लगाए? चल रहा है, चलने दो। रात सुबह 10 बजे उठ के 11 बजे कचौड़ी दुकान में लाइन लगाओ, फिर वो कचौड़ी खा के सो जाओ। अब बुरा मत मानना, ठीक है, मैं अभी इसी स्टेट में जन्मा हूँ, यहीं पर शायद मरूंगा, ठीक है, बट जो आंखों में देखता हूँ वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सीरियसली हमारे बंगाल में वर्क कल्चर काफी खराब हो गया, काफी खराब हो गया वर्क कल्चर। और ये सिर्फ बंगाली पे नहीं, ये असर सब पे गिर गया। बेঙ্গলি নন বেঙ্গলি सबको। সিলভার 1 লাখ ক্রস করে গেল আজকে, 92,000 থেকে 1 লাখ, পাগল হয়ে গেছে। কি বলছো? কালকে তো 1,03,000 হলো। বাবা, 8,000 টাকা বেড়ে গেল একদিনে। ঠিকঠাক দেখছো তো? देखो देखो सुनो, मैं रोटी का एग्जांपल नहीं देता, पप्पू अगर बात हो ना, काम नहीं है, गलत बात है, काम है, काम कोई करना नहीं चाहता। नहीं तो मैं ये एग्जांपल पर नहीं जाता, क्योंकि ये थोड़ा घर का बात उठ गया ना। मागा बोल के एक प्रॉब्लम चल रहा है, ये मागा का प्रॉब्लम है जो इंडियन मार्केट अभी भी थोड़ा शांत पड़ा है। मागा मतलब, मागा बोलो मेगा बोलो, आई डोंट नो, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में इंडिया को थोड़ा चिंता है। अगर अमेरिका ग्रेट अगेन होना ये बोल रहा है, देखो सर, बोलना और करना फर्क होता है। अभी तो ग्रेट अगेन, ग्रेट अगेन स्लोगन है, स्लोगन नहीं, पॉलिसी है ये।
ये ट्रम्प अपने पॉलिसी इसमें बोला था, मैंने एजेंडा में बोला था। अब ये लागू करना सरकारी तरफ से लागू अभी तक हुआ नहीं है। एक्चुअली देखो ये एक पॉलिटिकल स्लोगन भी है, जैसे मोदी जी बोला था ना कि बोलते हैं, मोदी जी का एक भाषण था, नहीं सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी का स्लोगन है। नहीं मैं आपको बोलता हूँ कि मेक इन इंडिया, यस यू कैन से दैट मेक इन इंडिया, लेकिन उसका नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर वो आता तो हर भारत के हर लोगों को 15 लाख मिलेगा, है ना, ऐसा एक बोला था याद है ना, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ वैसा टाइप का है। मोदी जी का तो बात कुछ अलग ही लेवल में था, ये थोड़ा सा बेहतर है। तो यहाँ पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें ट्रम्प साहब या अमेरिका कोशिश कर रहे हैं कि उसका प्रोडक्शन लेवल में ग्रोथ आ जाए। माने जो अमेरिकन प्रोडक्शन लेवल है तो चाइना से कट करेगा तो ही जाके लोकल लेवल में क्राइसिस तो होगा, लेकिन क्राइसिस में ही लोगों के अंदर इनोवेशन होगा। जब तुमको बैठे बैठे चीज मिल जा रहा है, सरकार तुम्हारा बंदोबस्त कर ले रहा है लोन लेके या जो भी करके, तो लोकल प्रोडक्शन हैम्पर कर रहा है, और लोकल प्रोडक्शन हैम्पर करेगा तो लोकल इकोनॉमी में जॉब एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम होगा, जो अमेरिका में लास्ट 4-5 साल में हो रहा है। तो प्रोडक्शन लेवल इंप्रूव करेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो अमेरिका फिर से जो वर्ल्ड में जिस तरह का दबदबा बनाया था वो दबदबा वापस रीएस्टेब्लिश होगा। यही चीज इनका इच्छा है, लेकिन इच्छा और वास्तव में डिफरेंस समय लगता है। तो वो समय जब इसके लिए रेट कट का एक फिर से बात हो रहा है, रेट कट का फिर से बात हो रहा है। रेट कट होगा तो मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन के पास वापस से पैसा का फ्लो बढ़ेगा, पैसा का फ्लो बढ़ने से ग्रोथ आएगा, माने बेसिकली वो लोग बिजनेस करेगा, लोकल प्रोडक्शन बढ़ाएगा, लोकल प्रोडक्शन बढ़ा के अपना दबदबा, जो चाइना से उनका कंपटीशन प्रॉब्लम हुआ है वो कंपटीशन रीएस्टैब्लिश। चाइना बहुत आगे निकल गया है, बात समझ रहे हो, चाइना बहुत आगे निकल गया है, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, जो अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता में डाल रहा है। अमेरिका का जितना मार्केट था, अफ्रीकन मार्केट, साउथ अमेरिकन मार्केट, हर मार्केट में चाइना घुस गया है, और लोगों को जहां सस्ता मिलेगा वहीं जाएगा। इवन ब्रिक्स कंट्री भी चाहता है कि, माने इंडिया भी तो थोड़ा सा माने चिंता में आ गया कि हम ब्रिक्स के साथ जाएगी, अभी तो ट्रम्प साहब आ गए। अब मोदी जी बहुत चिंता में आ जाएंगे कि हमें ब्रिक्स के साथ जाना चाहिए, माने एंटी डॉलर मेंटेलिटी में जाना चाहिए कि प्रो ब्रिक्स होना है। क्योंकि अगर ब्रिक्स के साथ रहोगे तो रशिया चाइना के साथ मिलकर रहना पड़ेगा, और अगर तुम रशिया चाइना के अगेंस्ट साथ जा रहे हो तो फिर तुमको अमेरिका के साथ थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी बैलेंस करेगा, मेरे हिसाब से इंडिया बैलेंस करेगा। सर वैसे तो ट्रम्प तो सर जी का सपोर्ट ही करता है, कौन? ट्रम्प ब्रिक्स का सपोर्ट ही करता है। देखो अगर ट्रम्प ब्रिक्स को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ट्रम्प अगर ब्रिक्स को सपोर्ट करेगा, डॉलराइजेशन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन डी डॉलराइजेशन तो हो जाएगा ना। ब्रिक्स को सपोर्ट करेगा तो ब्रिक्स तो बनाइए डी डॉलराइजेशन की। लेकिन सर ये अभी बात नहीं कर रहा है डी डॉलराइजेशन, लेकिन इससे पहले जो था बाइडेन के पहले तो सर ट्रम्प, एक सेकंड में रजत जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ रजत जी बोलो, बोलो रजत जी बोलो, आपका आवाज कट रहा था। गलती से माइक ऑन हो गया। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो मागा वाला कॉन्सेप्ट है, रेट कट के बारे में एक अनिश्चयता छाया हुआ है, अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है। अच्छा आज और एक चीज है, आप लोगों को मैंने जब रेट कट के बारे में पहले 1-1.5 महीने पहले बात किया था, आप लोगों को याद होगा, रेट कट का जो हेड है, मैंने अमेरिकन फेड का जो हेड है उनका नाम है जेरम पावेल। जेरम पावेल के साथ ट्रम्प साहब का बनता नहीं है, इनके बीच में मेंटेलिटी का डिफरेंस है। मैंने ट्रम्प जैसे चाहते हैं, जेरम पावेल का सोच के साथ मैच नहीं करता। तो ट्रम्प चाहते कि जेरम पावेल फेड का चेयरमैनशिप छोड़ दे, तो जेरम पावेल ने स्टेटमेंट दिया कि अगर ट्रम्प बोलेगा फिर भी हम रिजाइन नहीं करेंगे। तो ये मतभेद, ये भी एक अनिश्चयता है, ये अमेरिका के लिए भी है और ग्लोबल लेवल में भी है। समझ में आ रहा है सर? ठीक है। तो इस तरह का, अच्छा ये जो इंपोर्ट का जो चाइना के ऊपर जो बैन लगाएगा 60%, ऐसा बाकी कंट्रीज के साथ भी कर सकता है। अब ये देखने लायक है, लेकिन हाँ बाकी के साथ शायद इतना नहीं करेगा। इंडिया से भी काफी इंपोर्ट करता है अमेरिका, तो क्या इंडिया के साथ भी चाइना जैसा बर्ताव करेगा या फिर कम करेगा, या फिर इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेगा? क्या ट्रम्प इंडिया को छूट देके कंप्लीटली इंडिया को अपने तरफ खींच सकता है? बिग क्वेश्चन, बहुत सारा सवाल आ रहा है मन में। ठीक है, बिकॉज ट्रम्प साहब मोदी का अच्छा दोस्त है, ठीक है। लेकिन 5 साल का दोस्ती और लाइफ लॉन्ग का प्रॉब्लम बहुत सारा मैटर करता है, और अमेरिका का एक हिस्ट्री रहा है कि
हमेशा 5-5 साल छोड़ छोड़ के पार्टी बदलते हैं। ट्रम्प जिस पार्टी से बिलोंग करता है, नेक्स्ट बार जो पार्टी आएगा उसके साथ मोदी रहे या बीजेपी रहे, अगर मान लेता हूँ। লোকসভা हाँ हाँ ঠিক আছে ট্রাম্পের কোনো সমর্থন থাকে তাকে কিন্তু ইয়া হওয়া हाँ, लंबा समय পর্যন্ত করতে পারে। তো তখন আবার লং টাইমে তো মোদি আবার ট্রাম্পের হাত করতে পারে মোদি বলে এটাই লাস্ট হবে। আর এটা লাস্ট কিন্তু বিজেপি তো বিজেপির কথা হচ্ছে। মোদি জীবনেই তো বিজেপি কারণ আছে। तो बेसिकली आई होप कि पिक्चर एक क्लियर हो रहा है कि मार्केट क्यों ऐसा अनसर्टेन बिहेव कर रहा है। एक तो लोकल मार्केट मैंने डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ का अभाव है। अमेरिका ग्रेट अगेन करेगा तो इंडियन मार्केट का जो प्रोडक्शन उधर के लिए बनता था उसका कोई हैम्पर होगा। रेट कट का चांसेस थोड़ा सा अभी अनसर्टेन है। तो ये सब चीजों को लेके मार्केट थोड़ा धुंधला में है। अब मार्केट मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड बिहेव करेगा कुछ दिन, रेंज बाउंड बिहेव करेगा कुछ दिन। কিন্তু নরটি বড় নেগেটিভ है ओवरऑल नेगेटिव रेंज बाउंड बिहेव इन द सेंस, जैसे कि आपको मैं रेंज दिया 23,800-900 से 24,200 के अंदर अभी घुमा फिरा करेगा। फिर बीच में अगर कुछ ट्रिगर मिल जाए, इसके बीच में 2-4 दिन के बीच में अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाए, 500 तक टच करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद 500 ब्रेकआउट देगा तो जाके मार्केट में बुल रन स्टार्ट हो। ये मेरा करेंट एनालिसिस है। आशा करता हूं कि आप लोग भी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, अपडेट रखो जैसा देखोगे। लेकिन हाँ, पिच बहुत अनइवन है, देख के खेलो, देख के खेलो, माने बॉल बाय बॉल चलो, माने एकदम एक्सट्रीम बुलिश या एक्सट्रीम बेरिश ऐसा कुछ भी मत हो जाओ। देख देख के खेलो, जो सिचुएशंस होगा उस हिसाब से बैट चलो। होता है ना कि कभी कभी पिच इतना अच्छा होता है कि देखने का जरूरत नहीं, बैट चलाने से ही छक्का हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हर बॉल देख के खेलना पड़ता है। करंट पिच बॉल देख के खेलने वाला पिच है, तो बॉल देख के खेलो, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक चीज है वोलेटिलिटी का ना, एक यूज करना सीखो। वोलेटिलिटी इज वेरी गुड अगर टैकल होता है, क्योंकि वोलेटिलिटी पैसा बनाने में हेल्प करता है। नॉर्मली लोग वोलेटिलिटी से डरते हैं कि नॉर्मली मार्केट में ऐसा बात है, मार्केट बहुत वोलेटाइल है। ये बहुत वोलेटाइल वर्ड सुनते ही मैक्सिमम लोगों का दिल का धड़कन ना हाई हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसी चीज का, जो लोग थोड़ा साहसी होते हैं और थोड़ा सा बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, साहसी बुद्धिमान और रिस्क टेकर्स भी हैं, ये वोलेटाइल मार्केट का ही वेट करते हैं कि हमें तो नॉर्मल मार्केट पसंद ही नहीं है, वोलेटिलिटी आएगा तो हम खेल खेलेंगे। ठीक है, तो ये जो वोलेटाइल मार्केट में कुछ लोग खेलना बहुत पसंद करते हैं, ऋषभ पंत की तरह। जब बाकी सब फेलियर होते हैं, ऋषभ पंत देखना उस पिच में कमाल करते हैं। ये इस ऋषभ पंत को स्पेशल बनाते हैं। आप देखो आपके अंदर ऋषभ पंत वाला एटीट्यूड है कि नहीं, समझ में कुछ आ रहा है सर? ठीक है, ऋषभ पंत, ठीक है ठीक है, जो लोग क्रिकेट समझता है या देखता है वही बात समझ पाएगा। बाकी लोग मेरा बात थोड़ा सा अनसुना ही कर दो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, क्रिकेट के साथ मार्केट का साइकोलॉजी बहुत मैच करता है, ठीक है, इसलिए मैं क्रिकेट एग्जांपल्स देता हूँ। चलो आज एक स्ट्रेटेजी सीखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव माइंड सेटअप रेडी करें, क्योंकि क्या है ना, मार्केट कभी भी कुछ भी मौका दे सकता है आपको। सर कि ইন্ডিয়ান ক্যান্ডেলে ডাউন ট্রেন্ডে যদি হ্যামার হয় উল্টা হ্যামার প্রাইস হবে যদি 500 ক্যান্ডেল এবং ইনকাম না থাকে তাহলে কিন্তু পুরো হ্যামার কোন ট্রেন্ডে হচ্ছে একটু দেখো, যদিও হ্যামারের সাথে ট্রেন্ডের কোনো ব্যাপার থাকে না। ওটা বলছি একটা তো ইমপ্রুভমেন্ট দিল না যে মার্কেট হালকা উঠতে পারে। কোথায় হ্যামার দিয়েছে? দেখুন একদম ডাউন ট্রেন্ডে হ্যামার দিয়েছে এক মিনিটের চার্টে ওই যে এইটা, এই হ্যামারটা বিয়ারিশ বিয়ারিশ। আর ওটা ও আচ্ছা আচ্ছা, এইটা বুঝতে পারি। হ্যামার আমি হারামি ভাবছি। না আমি হ্যামার এইটা তো, আর এখান থেকে একটা রিট্রেস ব্যাক করবে। এটা দেখো তুমি আরএসআই দেখো, চেক করো। আমাকে লাগছে আরএসআই অনেক নিচে আছে। অনেক কিছু কোথায় আছে আরএসআই? 40-এর কাছাকাছি। এটা আরেকটু যদি পড়ে না, মানে এখানে এটা 163-তে আছে, তো তুমি দেখো এখানে একটা সাইডওয়েজ সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে পারে এরকম একটা। যদি একটু পড়ে 150-এর কাছাকাছি আসে, দেখবে আরএসআইটা 30 থেকে 40-এর জন্য আসবে, ওইখানে একটা পারচেজিং হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে একটু ওয়েট করে যাওয়া ভালো, একটু ওয়েট করে যাও, এখানে একটা রিট্রেস ব্যাক পাবে, অন্তত 40-50 পয়েন্টের রিট্রেস ব্যাক পাবে। 40-50 পয়েন্টসের একটা রিট্রেস ব্যাক আমার মনে হচ্ছে আছে। হুম, ইন্ডিয়ান ভাই দাওয়া শুরু হয়ে গেছে।
এমএসিডিও বাড়ছে, এখানে একটা রিট্রেস ব্যাক হবে লাগছে, ভিডিও ভালো হচ্ছে ওই 200 পর্যন্ত যাবে। হ্যাঁ, ভলিউমে দেখো আস্তে আস্তে লোয়ার সাইডে গেছে, এখানে একটা পজিটিভ মোটামুটি যাবে 80-90 তো যাবে, 20-25 পয়েন্টের একটা দেবে। এখন অল্প অল্প খাবে, বেশি খাওয়ার চেষ্টা করো না। কারেন্ট মার্কেটে না অনেক ওয়েট করো না, যখনই অল্প অল্প পেয়ে যাবে বেরিয়ে যাবে। ব্রোকারেজ চার্জেস উঠে যাওয়ার পরও যদি 200, 400, 500 থেকে যায় পার লটে, ঠিক আছে, যে যত লট সাইজ দিতে পারে, 200, 400, 500 থেকে গেলে বেরিয়ে যাও পার লটে, ঠিক আছে। কারণ আমার মনে হয় না কি কারেন্ট মার্কেটে বেশি ওয়েট করার কোনো, ওয়েট করলেই প্রিমিয়াম পড়বে, ঠিক আছে, কারণ মার্কেট খুব স্লো আছে। দেখো বললাম না একটু ওয়েট করো, বললাম না একটু ওয়েট করো, এখন ঢুকবে না, কারণ এখন না কোনো সিচুয়েশন তৈরি হয়নি। এটা কিরকম হবে, এটা যদি একটু একটু নামে না, মানে এখানে একটা না ট্রেন্ডটাকে একটু ডাউন হতে হবে। যখন বাই মানে সেলিং প্রেসার বাড়ে, ঠিক আছে, তখন বায়ার ঢুকে একটা হারামি বা একটা ইনগালফিং কিছু ক্রিয়েট করে, ওই সময় না একটা খুব ভালো ট্রেন্ড পাওয়া যায়। হ্যাঁ 24,156 নিচে গেল তখন ঠিক আছে, মার্কেটটা অ্যাটলিস্ট 150-এর কাছাকাছি একবার আসুক, 30-এর নিচে যদি আরএসআই আসে খুব পারফেক্ট জন্য। ওয়েট করো না, কি আছে, ভালো বল পেলে খেলবো, নাহলে খেলবো না। এটাই তো টেস্ট ক্রিকেট, এটাই টেস্ট ক্রিকেট। যতক্ষণ বল বুঝতে পারছি না বা মনে হচ্ছে কি পিচটা ঠিক বুঝতে পারছি না, ছাড়তে থাকো। যখন বল পাবে তখন খেলো। যদি সারাদিন একটাই বল পাও, একটাই মারো, তোমার কি অসুবিধা? তোমার তো আর পিচে ঠিক মানে ওরকম রান করতে হবে তো, মানে একটা বলে এখানে ভালো রান করা যায়, কিছুই করে না। ও ক্রিকেট পছন্দই করে না ওকে, जो भी है। चलो आज एक नए न्यू स्ट्रेटेजी में बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। कल हम लोग क्या पढ़े थे सर? लॉन्ग स्ट्रेटल, शॉर्ट स्ट्रेटल। वेरी गुड सर। आज एक अनदर स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं, इसमें इसका नाम है स्ट्रैंगल। क्या नाम है इसका? स्ट्रैंगल। ये स्ट्रेटेजी भी बड़ा ही काम का स्ट्रेटेजी है, सीरियसली। इवन स्ट्रैडल से पैसा कम लगता है, ठीक है, कम पैसा में अच्छा काम हो सकता है, ऐसा मार्केट है। তো স্ট্যাডালও অনেক টাকা কম লাগে স্ট্র্যাটেলে কোন শর্ট স্ট্র্যাটেলে বেশি টাকা লাগে, সেলিং স্ট্র্যাটেজি তো। না না লং স্ট্র্যাটেলে, হ্যাঁ লং স্ট্র্যাটেলে টাকা কম লাগে, ঠিক আছে, কিন্তু শর্ট স্ট্র্যাটেল লং স্ট্র্যাটেলের থেকেও এখানে টাকা কম লাগতে পারে। আমি দেখাচ্ছি, এটা কালকে স্ট্র্যাটেজিতে তো শর্ট স্ট্র্যাটেল পারফেক্ট ছিল, হ্যাঁ না, একদম সিকিউর টাকা ছিল। মানছি ইনভেস্টমেন্ট বেশি, কিন্তু তুমি ইনভেস্টমেন্ট করেও তো তোমার টাকা তো থাকছে না এটা আনলিমিটেড লস স্যার। ওই আনলিমিটেড লসটা শুধু বইতে দেখাবার জন্য, বাস্তবে যেটা বইতে দেখতে খারাপ লাগে, মানে নোটসে দেখতে যেটা খারাপ লাগে, বাস্তবে সেটার অনেক বেশি ইউজ আছে। কথাটা বোঝার চেষ্টা করো। এটা আমি তোমাকে, তুমি নোট ডাউন করে রাখো, যেটা দেখতে খারাপ বাস্তবে জীবনে সেটার কাজ বেশি। যেটা দেখতে অতিরিক্ত সুন্দর সেটা ভালো হতেও পারে, নাও হতে পারে। এটা জীবনে যে কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারো, কিছু না কিছু পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। কিছু জিনিস না দেখতে খুব বাজে লাগে, ঠিক আছে, দেখতে মনে হয় না না এত বাজে দেখতে না জিনিসটা। যেমন কালকের জিনিস স্ট্যাডেলটা দেখতে এত বাজে, দুদিকে পুরো নেগেটিভ খাচ্ছি, এরকম কেন নেব, তাই না? আনলিমিটেড লস দুদিকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে জিনিসটা যত বাজে হয় সেই জিনিসটার কিছু তো উপযোগিতা থাকে। দেখতে বাজে কিন্তু উপযোগিতা আছে। কালকে একটা কথা বলেছিলাম, কেউ খেয়াল করেছে কিনা জানি না, চকচক করলেই সোনা হয় না, মানে অল দ্যাট গ্লিটার্স আর নট গোল্ড, মানে যাহা কিছুই চকচক করে তাহাই সোনা নয়। এরকম অনেক জিনিস আছে যেটা চকচক করে না কিন্তু সোনার থেকেও দামি। If you've understood the straddle, then understanding the strangle is quite straightforward. For all practical purpose, thought process behind straddle and strangle is quite similar. इन दोनों का thought process almost same है। Thought process माने strategy लेने का जो चिंता है। Strangle is an improvisation over the straddle. Strangle क्या है? Straddle का ही एक improvisation है, यानी इसका भी same मतलब है, ठीक है। Mainly to reduce the cost of implementation. इसमें खर्चा और कम हो जाएगा, straddle से भी खर्चा कम है। कंसिडर दिस, यहाँ पर निफ्टी का एक वैल्यू दिया है, वैल्यू को इग्नोर करो, उसको बाद में हम लोग करंट लेवल में देख लेंगे।
मानो कि निफ्टी का वैल्यू दिया है 5,921, तो अगर 5,921 में निफ्टी है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5,900 इज द एटीएम, है ना। सो इफ यू वेर टू सेट अप लॉन्ग स्ट्रैडल, वी ऑल नो दैट लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या करते हैं हम लोग, एक 5,900 का एटीएम बाई करेंगे और 5,900 का पुट सेल करेंगे, सॉरी पुट बाई करेंगे, दोनों साइड में बाई करेंगे, सी बाई एंड पी बाई, यही करते हैं ना, सेम स्ट्राइक में। इसमें आपका यहाँ पर एक एग्जांपल जो दिया गया था उसमें सी का प्रीमियम 66 है और पी का प्रीमियम 57 है, कुल मिला के आपके पॉकेट से 123 निकलता था। और इसमें ये सब आप लोग जानते हो कैलकुलेशंस, इसलिए मैं जस्ट यहाँ पर एग्जांपल्स को जस्ट बता रहा हूँ। अपर ब्रेक इवन, लोअर ब्रेक इवन, माने मार्केट अगर 5,921 से 123 पॉइंट अबव जाता है तो आपका ब्रेक इवन आता है, माने नो प्रॉफिट नो लॉस, ओनली ब्रोकरेज चार्जेस जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। माने मार्केट यहाँ से 123 पॉइंट आप जाएगा, माने जितना का आपका प्रीमियम है उतना आप जाएगा तो कोई प्रॉफिट भी नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है। और अगर 123 पॉइंट नीचे जाएगा तो भी कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। तो मार्केट को दोनों साइड में ये 123 पार करना पड़ेगा, लोअर साइड में एज वेल एज अपर साइड में, मतलब जितने का आपका प्रीमियम है उतना वैल्यूएशन अगर पार करे तो ही जाके फायदा का मुंह देख पाओ। ठीक है, यही चीज था स्ट्रैडल में, ये स्ट्रैडल का ही बात कर रहे हैं। लेकिन सर हम तो स्ट्रैंगल पढ़ेंगे आज, यस सर स्ट्रैंगल पढ़ेंगे, लेकिन तो फिर स्ट्रैडल का बात क्यों? देयरफॉर टू सेट अप स्ट्रैडल आपको कितना खर्चा करना पड़ा? 123, और ब्रेक इवन था बोथ साइड का। इसको अगर तुम परसेंटेज में कैलकुलेट करो ना, मैंने करंट मार्केट से 5,900 के, तो ये बोथ साइड में अप्रोक्स 2.07% का हिसाब आएगा, माने 5,921 से 2% आप 2% डाउन। ठीक है, ऐसा करने से अगर 2.07% आप होता है या 2.07% डाउन होता है तो आप बेसिकली ब्रेक इवन में रहते हैं। तो अगर आपको कमाना है तो मार्केट का मूवमेंट 2 से 2% से ज्यादा होना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कमा सकते हैं। तो एज यू नो द स्ट्रैडल इज ए डेल्टा न्यूट्रल। स्ट्रैडल में क्योंकि एटीएम में जा रहे हैं तो 0.5 दोनों साइड में होते हैं, तो इसको डेल्टा न्यूट्रल बोलते हैं, मैंने बोथ साइड का 0.5 डेल्टा प्लस और 0.5 डेल्टा माइनस। तो पॉइंट, क्योंकि कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होते हैं जो लोग ऑप्शंस ग्रीक पढ़ चुके हो, और पुट का डेल्टा नेगेटिव होते हैं, तो 0.5 प्लस और 0.5 माइनस, तो अल्टीमेटली बना क्या? 0। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक का चैप्टर जो लोग कवर कर चुके हो उनको पता है, जिनका नहीं हुआ है डोंट वरी, इतना तो आपको मैं चेन में भी दिखा सकता हूँ कि कॉल ऑप्शंस का तुम एटीएम का डेल्टा चेक करो तुमको 0.5 मिलेगा, और पुट ऑप्शंस का डेल्टा चेक करो एटीएम का 0.5 मिलेगा। तो जब दोनों जोड़ेगा तो 0.5 डेल्टा और 0.5 एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो अल्टीमेटली डेल्टा न्यूट्रल हो जाता है, मैंने डेल्टा बोथ साइड का 0 हो जाता है, मीनिंग द स्ट्रेटेजी इज इंसुलेटेड टू द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द मार्केट। यहाँ पर आइडिया क्या होता था? The idea here is that you know that the market will move to the large extent. आपका आइडिया क्या है कि मार्केट बोथ साइड में लार्ज एक्सटेंट में जाना पड़ेगा, बट डायरेक्शन नहीं पता, यानी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये नहीं पता, मोटा बहुत है मोटा बढ़ता है ना, और अपर या लोअर साइड में मूव तक। माने ये ट्रम्प वाला दिन अच्छा था करंट डेट में अगर बोला जाए, जिस दिन अमेरिका का रिजल्ट था, रिजल्ट वाला दिन में ऐसा सिचुएशंस था, या फिर उससे पहले वाला दिन जिस दिन मार्केट गिरा था, ठीक है, वो वाला दिन हो सकता था। हुआ था ना एक बार मार्केट 600 में जाके 700 में आई थी, 800 में जाके मार्केट रिट्रेस बैक किया, 500 और नहीं किया, टारगेट था हम लोगों का 500, बट 500 तक नहीं। ठीक है, तो जब मार्केट एक्सट्रीम बिहेव करता है तब इस तरह का सिचुएशंस आप नॉर्मली यूज करते हैं। नाउ कंसीडर दिस फ्रॉम योर रिसर्च, यू नो दैट मार्केट विल मूव। तो आपने रिसर्च कर लिया, अच्छा हम लोग रोज रिसर्च करते रहते हैं ना, है ना, नॉर्मली हम लोगों का क्लास का रिसर्च 90% केस में सही निकलते हैं, 5-10% गलत भी होते हैं। देखो सर सही गलत लेके ही तो चीजें चलते हैं, हर चीज सही होगा ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, फिर भी जितना सही बन सकते हो। फ्रॉम योर रिसर्च यू नो दैट मार्केट विल मूव बट डायरेक्शन अन, hence you have to set up straddle. However, this straddle requires you to make upfront payment of 123. इसमें आपको शुरू में ही पैसा भरना पड़ रहा है क्योंकि दोनों ही आपका बाई है। Now, how it would be if you have to set up a market neutral strategy similar to the straddle but at a much lower cost. अगर हम लोग खर्चा को कम करेंगे, एटीएम की जगह कुछ और लेंगे, देखते हैं, तो इस चीज को यहाँ पर हम लोग स्ट्रैंगल बोले। स्ट्रेटेजी नोट्स क्या है? क्योंकि स्ट्रैंगल और कुछ भी नहीं,
स्ट्रैडल का ही एक बेटर वर्जन। The improvisations mainly helps in terms of reduction of strategic cost. तो बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट को रिड्यूस करना ही मेन कॉन्सेप्ट है। However, as a trade off का मतलब होता है जीरो से हीरो बनने का रास्ता। माने ट्रेड ऑफ शब्द का मतलब ही होता है लिक्विडिटी टू प्रॉफिटेबिलिटी। ये एक फाइनेंशियल टर्म है। अगर आप लोग फंडामेंटल स्टार्ट में करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि लिक्विडिटी टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है। ये एक्चुअली जो ट्रेड ऑफ वर्ड दिया गया है फाइनेंस का कोर फाइनेंस का पॉइंट है। लिक्विडिटी टू प्रॉफिटेबिलिटी यानी आप स्टार्टिंग में हर चीज में जीरो ही रहते, बट जीरो से प्रॉफिट देखने का जो रास्ता है इस सिचुएशंस को बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ठीक है, अब ज्यादा अभी नहीं बोले, भटक जाएंगे। ठीक है, तो एज ए ट्रेड ऑफ द पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन इंक्रीज। तो ट्रेड ऑफ क्या है कि आपका ब्रेक इवन को इंक्रीज करना पड़ेगा, माने एटलीस्ट आपको पहले ब्रेक इवन पॉइंट में आना पड़ेगा। हर बिजनेसमैन नहीं सोचते हैं कि पैसा तो लगाया, पहले ब्रेक इवन तक तो पहुंच जाए, उसके बाद तो पैसा दिखेगा। In a straddle, you are required to buy call and put options of the ATM strike. However, strangle में आपको buy OTM call and put options. Simple knowledge लगाओ सर, OTM का प्रीमियम सस्ता होता है तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। OTM कॉल का नॉर्मल प्रीमियम ATM से सस्ता होता है, OTM का डेल्टा भी लो होता है। ठीक है, तो रिमेंबर व्हेन कंपेयर्ड टू द ATM स्ट्राइक, OTM विल ऑलवेज ट्रेड चीप। एंड हम सबको पता है ये चीज, ऑप्शन चेन में जाएंगे तो अभी दिखा देते हैं। ऋतिक को फिर से नींद आ रहा है, रात को सोता नहीं है बाबू तू। हाँ, मार्केट में इतना पैसा देख के तुमको नींद कैसे आ सकता है? ये रात को मोबाइल चलाता है, गारंटी। रात को मोबाइल चलाना कम कर, तुमका प्रॉब्लम हो जाएगा না স্যার পড়াশোনা টড়াশোনা করে ফেলে। হ্যাঁ না না, পড়াশোনা না, ও রাতে গ্যারেন্টি মোবাইল রাত্রেবেলা মোবাইল দেখে রিলস देखते देखते 2:30-3 বেজে যায়। सही बोला ना? फिर 3 बजे सोता है, फिर क्लास का याद आता है, फिर भागा भागा आता है। हाँ सर, फर्स्ट बर्थडे बर्थडे का नींद आएगा ही। हाँ, अब तुम 3 बजे तक रील्स देखेगा तो फिर तुमको नींद नहीं आएगा। मत देखा कर, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है नहीं, चलो लाइफ का छोड़ देता हूँ, किसी किसी का आदत होता है रात को, लेकिन सबसे बड़ा चीज है तो मैं तुमको मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ। मार्केट में रहना है तुमको, बहुत शांत दिमाग में रहना है और माइंड एकदम फ्रेश रहना चाहिए। नहीं तो ये ट्रेड लेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, सब गलत होगा। इसलिए जितना पेशेंसफुल और शांत दिमाग के होंगे उतना ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनो। इसलिए प्रॉपर स्लीप चाहिए सर, एटलीस्ट 7 घंटा सो। कोई ऋषि मुनि लोग 6 घंटा बोलता है, चलो भाई हम लोग ऋषि मुनि नहीं है, ठीक है, कि भाई 6 घंटा 5 घंटा नहीं होगा। किसी किसी का आदत होता है कम सोने का, मैं उतना नहीं कर पाता हूँ, बट 7-8 घंटा प्रॉपरली सो जाओ नॉर्मल लोगों की तरह। इसके बाद भी तुम्हारे हाथ में कम से कम 16 घंटा बैठता है। अब उस 16 घंटा को तुम कैसे यूज करते हो वो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, नहीं तो दिमाग काम नहीं करेगा। अच्छा देख, नहीं देखो ना, क्लास में मेरे को पता है एक्चुअली, मेरा इतना स्टूडेंट देखने का आदत हो चुका है, मैंने देख देख के मैं बूढ़ा हो ही रहा हूँ दिन ब दिन। ठीक है, और मेरा खुद का भी कुछ हैबिट्स है, उससे भी मैं रिलेट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी इंसान में ही गिनता हूँ। और आप लोगों का सारा लोगों का मोटा मोटी मैक्सिमम जो लोग मेरे से छोटे हैं उनका लाइफ में क्रॉस करके आया हूँ, तो आई नो दैट कि कब क्या गड़बड़ हो सकता है। मेरे को भी छुट्टी मिलता है, मेरा भी बुरा आदत लगता है, अरे कल ऑफ है देखते हैं, और नींद पूरा नहीं होता तो फिर 9:30 बजे की क्लास में ऐसे उबासी आता है। आई नो दैट। मैं ऐसा नहीं कोई साधु बाबा के थोड़ा थोड़ी बोलता हूँ मैं तो बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस यूज करके बोल देता हूँ। नहीं नहीं, ठीक कर, आदत बहुत बुरा होता है, एक बार आदत लग जाए ना, उससे छुटकारा पाने के लिए माथा खराब। देखो, अच्छा यहाँ पर हम लोग OTM और ATM का जो कॉन्सेप्ट देख रहे थे, देखो हाँ गया रे, ये रहा, ये ATM है। तुम प्रीमियम चेक करो, ATM का प्रीमियम कितना है, कॉल का 143। अब तुम जितना नीचे आओगे, कॉल के केस में सादा जोन में जितना जाओगे OTM होगा। देखो तुम जितना नीचे जा रहे हो उतना तुम्हारा प्रीमियम सस्ता पड़ रहा है। ये जिनको पता नहीं है उनके लिए लिखा है, जिन लोगों को पता है उनको लिए क्या सर बोरिंग लगेगा, बट कोई बात नहीं, मुझे तो बताना पड़ता है ना बीच बीच में थोड़ा। हाँ OTM इज, इसीलिए ना
अब क्वेश्चन है सर क्यों इसका बाद भी मैं नॉर्मली डिटेल्स में बोलता हूँ, काफी डिटेल्स में, कि प्रीमियम क्यों बड़ा कम होता है। इसके पीछे का सिंपल रीजन क्या है? सिंपल रीजन है कि जो घटना घटने का चांसेस कम है, जो घटना घटने का चांसेस कम है, उसके लिए बायर कम पेमेंट करना पसंद करता है, और जो घटना घटने का चांसेस हाई है उसके लिए हम ज्यादा पेमेंट करते हैं। तो सिंपल बात है कि मार्केट अगर 24,160 में है तो ये 24,200 में पहुंचेगा, इसका चांस हाई है कि 250 में पहुंचेगा, इसका चांस हाई। ऑब्वियसली 200 में पहुंचे का चांसेस हाई है कंपेयर टू 250। तो 200 के लिए जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम होगा 250 के लिए उससे प्रीमियम कम होगा। और एक चीज देखो, 150 ये तो मार्केट का करेंट जोन के अंदर है, तो ये तो कभी भी मार्केट 150 में रह ही सकता है, तो इसका चांसेस और हाई है, तो प्रीमियम और हाई है। जितना तुम नीचे जाओगे उतना प्रीमियम वैल्यू हाई है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसी जोन में है, इसलिए उसके प्रीमियम हाई रहता है। जो घटना, बार बार बोल रहा हूं, जो घटना घटने का चांसेस हाई है उसके लिए हम ज्यादा पेमेंट करने के लिए रेडी है, जो घटना घटने का चांसेस कम है उसके लिए हम लोग कम पेमेंट करने के लिए। और यही साइकोलॉजी प्रीमियम डिसीजंस में काम करते हैं सर। प्योर डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट, मैंने एकदम इकोनॉमिक्स है सर, समझ रहे हो कि नहीं? तुम बोलो ना, जिस दिन पूजा रहता है, कोई स्पेशल पूजा रहता है, फुल मार्केट में कभी गए हो स्पेशल पूजा के दिन, काली पूजा के रात में, या फिर सरस्वती पूजा के पहले दिन, उस दिन फूल का दाम क्या होता है? स्काई रॉकेटिंग। लेकिन जिस दिन नॉर्मल कोई बड़ा पूजा नहीं है उस दिन फूल बाजार में दुकानदारी तुमको बोलेगा हाँ हाँ भाई लेके जा, एक्स्ट्रा ले ले। तो घटना घटने का चांसेस हाई रहेगा तो बेकार चीज भी महंगा में बिकेगा, और घटना घटने का, लेकिन वही तो चीज है ना, बिजनेसमैन उसी दिन का तो इंतजार करते हैं कब आएगा काली पूजा, हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट करेंगे। एक्स्ट्रा प्रॉफिट माने जितने का खरीदारी होते हैं उससे कम से कम 3 गुना 4 गुना दाम पे बेच देते हैं। इससे क्या होता है, वो बाकी दिन जो नॉर्मल आता है ना वो पैसा मैनेज हो जाता है। ऐसा मत समझो कि उस दिन एक्स्ट्रा कमा के बहुत कुछ कर लिया, सब बैलेंस हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाता है इस दुनिया में। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हम लोग सोचते हैं ना कि ये चला गया वो हो गया, एक्चुअली हर चीज बैलेंस हो जाता है। ये हम लोगों के नॉलेज के बाहर है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, समुद्र बढ़ जाएगा, सब डूब जाएगा, लेकिन पूरा दुनिया का जो ओवरऑल कंटेंट है वो तो वही रहेगा। कुछ पानी में बदलेगा, कुछ पत्थर बनेगा, लेकिन है तो वर्ल्ड का ही पार्ट। ठीक है, किसी जगह में घर बनेगा तो किसी जगह में घर टूट जाएगा, लेकिन कहीं बना तो कहीं टूटा, तो बैलेंस तो हो ही जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि काफी सारे प्राणी ऐसे हैं, एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट माने विलुप्त हो चुका है। तो जो विलुप्त हो गया है तो क्या सच में वो और कभी नहीं आएगा? नहीं सर, साइंस बोलते हैं, और अगर मैंने टॉप लेवल स्पिरिचुअलिस्टिक वे में अगर सोचा जाए तो कोई भी चीज एक्सटिंक्ट नहीं हो सकता। जो एक बार आया है वो रह जाता है, हाँ वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। सृष्टि इतना बड़ा है और सृष्टि का साइंस इतना बड़ा है जो हमें नहीं दिखाई देता। जैसे मानो डायनासोर या मैमोथ आजकल दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन आया तो था ना इस दुनिया में। तो अगर आया तो था तो उसका कुछ ना कुछ है आज, कहाँ है किस तरह से है उसका मेरे को ज्ञान नहीं है। कोई बोलते हैं कैलाश में है, कोई बोलता है कहीं और है, आई डोंट नो। ठीक है, हाँ बर्ड्स में आ गया यहाँ, माने बेसिकली उसका जो ऊर्जा है या उसका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो है किसी न किसी फॉर्म में, क्रोकोडाइल में है, बर्ड्स में है। तो कहने का मतलब सिंपल था, अच्छा बोला आपने। तो हर चीज बैलेंस हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीज इस दुनिया से मिटता नहीं है। इवन हम जब बात कर रहे हैं, आप लोग एक चीज देखो ना भाई, आप लोग मेरे से बहुत लोग साइंस ज्यादा जानते हो, मेरे को साइंस का नॉलेज उतना नहीं है, बट मैं एक चीज देखा हूँ, जैसे मानो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं इस बात को हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि इसको स्टोर नहीं कर सकते, है ना, लेकिन वो अलग बात है कि टेक्नोलॉजी आ गया, इसमें स्टोर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, डिफरेंट है। लेकिन ये जो हम लोग फोन में बात करते हैं, ये फोन का जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बेतार बोलते हैं या फिर टेलीफोनिक सिस्टम जो बोलते हैं, ये सिस्टम डेवलप हुआ कैसे? ये कोई भी चीज ना दुनिया से खत्म नहीं होता। जैसे बोला जाता है कि हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं हर कोई, ये सब कुछ इसी के पास में है। जैसे मेरा बात जो है, जैसे मैंने अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो मेरा बात, यहाँ पर मैं बोला, ये आवाज
जाते 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 यूनिवर्स में और दूर चला गया, जो हमारे कान और उसको पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन किसी किसी का कान देखना बहुत হয়তো पावरफुल এটাকে होते हैं। ভাইব্রেশন বলে হয়তো। वाइब्रेशन, ठीक है, तो ये वाइब्रेशन है, रहेगा, ये इधर ही है, बैलेंस तो रहे हो जाता है, मैंने कुछ भी मिटता नहीं है। जैसे इस बात का 2-4 एग्जांपल्स दिया हूं, चलो इतना ज्ञान नहीं है मेरे में, बट जितना मैं सोचता हूँ, तो इसी चीज को पकड़ने का जो टेक्नोलॉजी है तार के थ्रू से, तार के थ्रू से, उसी को बेतार टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग बोलते हैं, जो जगदीश चंद्र बोस या एंड और भी साइंटिस्ट लोगों ने पकड़ा। थैंक यू विश्वनाथ। ठीक है, अब चलो, तो कहने का मतलब है ओटीएम का क्यों दाम सस्ता पड़ा, देखे आप लोगों ने, ओटीएम का दाम क्यों सस्ता पड़ा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो स्ट्रैंगल का जो स्ट्रेटेजी है ये भी इसी सस्ता के कॉन्सेप्ट में डेवलप हुआ है। तो इन ए स्ट्रैडर you are required to buy call and put, but in a strangle you are required to buy OTM call and put. Remember, when compared to the ATM strike, the OTM will always trade cheap. Therefore, the implies setting up a strangle is cheaper than setting up a straddle. सिंपल बात है। अब इसको हम लोग चलो एग्जांपल्स में पुट करते हैं और देखते हैं कि सर क्या क्या सिचुएशंस रेडी हो सकता है। निफ्टी ट्रेड कर रहा है 7921 में, से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक स्ट्रैंगल ले रहे हो, ओटीएम कॉल बाय कर रहे हो और पुट बाय करो, ओटीएम कॉल बाय करना और ओटीएम का पुट बाय करना। Do note both the options should belong to same expiry and same underlying. Also the execution should happen in the same ratio. माने same ratio in the sense एक एक करके अगर ले रहे हो तो डबल कर सकते हो। माने अगर एक ओटीएम पुट ले रहे हो तो एक ओटीएम कॉल ले रहे हो, तो जब बढ़ाना चाहोगे तो दो दो करके, ठीक है, 3-4 करके रेशियो सेम रहना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 2 ले लिए तो दूसरा 1 ले लिए, मैंने करके देख सकते हो, बट वैसे नॉर्मली नहीं कर पाएगा। One should buy the same number of call option as that of a put option. जैसे कि 1:1 ratio, that means 1 lot of call and 1 lot of put, or it can be 5:5 and 5 lot of call and 5 lot of put. Something like 2:3 is not considered strangle or straddle. अगर आप 2:3 करोगे, माने एक का 2 लोगे, दूसरे का 3 लोगे, उसे strangle या straddle। ATM ना OTM, OTM দুটোরই OTM এই শুনছে না, এসব করছে না, ট্রেড নিয়েছে। 2:3 is not considered strangle। अगर आप 2:3 लोगे तो उसे strangle या straddle नहीं कहेंगे। As in the case you would be buying 2 lots of call and 3 lots of put, तो ये straddle या strangle नहीं होगा, कुछ और strategy हो सकता है, उसका नाम आप बनाओगे तो आपके नाम पे पड़ जाएगा। ऐसे अरे स्ट्रेटेजी डेली बन रहा है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो भी आज के रिसर्च फर्म जितना है, ठीक है, ये सारे के सारे रिसर्च फार्म में जो लोग, आप लोग जैसे लोग काम करके, जैसे आप लोगों में से काफी दोस्त लोग ऑलरेडी फार्म में गया है, काम कर रहा है, फिर आगे आगे एक्सपीरियंस के साथ साथ टॉप लेवल में भी पहुंच रहा है कोई कोई। तो ये जब आप रिसर्च के टीम पे जाओगे ना, तो रिसर्च टीम पे जाने के बाद आपको रिसर्च का पार्ट बनाया जाएगा, और फिर उसमें आप रिसर्च करते करते नया नया स्ट्रेटेजी डेवलप करो, और ये बन रहा है डे बाई डे, इसमें इनोवेशन है, लोग काम कर रहे हैं कि कौन सा स्ट्रेटेजी बेहतर हो सकता है, उस पर आप लोग काम करो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, पहले बेसिक जो इतना दिन से चले आ रहे हैं इसके ऊपर पहले ग्रिप बनाओ। मैंने ऐसे शुरू में सीख के एकदम हम साइंटिस्ट बन गए, ऐसा नहीं होता है। पहले जो सीखे हो उसको यूज करो, यूज करने के बाद ही दिमाग काम कर सकता है। पहले जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उसको कभी नहीं किए, पहले ही अपना दिमाग लगाएं, मैं इसके लिए कभी नहीं बोलूँ। पहले तो कम से कम जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उस पर तो ग्रिप आ जाए, उस पर तो सक्सेस मिल जाए, उसके बाद तुम अपना नया नया चीजें डेवलप करो। लेकिन कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं। अरे हजारों स्ट्रेटेजी बन सकता है, कितना ब्रोकिंग फार्म अलग अलग स्ट्रेटेजी खुद डेवलप करता है और डेवलप करके अपने कस्टमर्स को फायदा भी दिलवाते हैं। तो वो जो ब्रोकिंग फार्म या रिसर्च फार्म है उसका खुद का है, उसमें इवन कभी कभी तो वो रजिस्टर कर लेता है ना, तो उसमें उसका पेटेंट भी आ जाता है। ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बनाई, फिर वही स्ट्रेटेजी वो दूसरे को शेयर करते हो तो उसके लिए उसको कॉपीराइट क्लेम भी मिलता है। ये स्ट्रेटेजी Now consider a Nifty 7921 है, and we need to buy OTM call and put। ना यहाँ पर मानो कि 200 पॉइंट आइदर वे, ठीक है, 200 पॉइंट्स आइदर वे, से फॉर एग्जांपल स्ट्राइक चूज करना, 200 पॉइंट आइदर वे कर सकते हो। अगर 7700 पुट ऑप्शंस और 8100 कॉल ऑप्शंस, इस तरह का 2 स्ट्राइक चूज कर सकते हैं। एंड दीज ऑप्शंस आर ट्रेडिंग 28 and 32 रेस्पेक्टिवली। अब चलो देखते हैं, 2 तरह का ही देखते हैं।
मैंने 7,700 का अगर देखा जाए और एक तरफ 8,100 का देखा जाए तो दोनों में देखते कि क्या क्या सिचुएशन बन सकता है और उसका प्रीमियम वैल्यू। ऐसे तो हम लोग ओटीएम चूज कर रहे हैं। नहीं देखो बात समझो, जब हम लोग स्ट्रेटल किए थे तो उसमें तो दोनों ही एटीएम ले रहे थे। एटीएम माने जो करंट मार्केट है वही। अगर हम लोग पुट का ओटीएम लेंगे, बात को समझे सर, पुट का ओटीएम माने पुट का ये वाइट जोन और कॉल का ओटीएम माने कॉल का वाइट जोन, तो ये कभी एक जगह में तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दो ओटीएम कभी एक नहीं हो सकता, एटीएम एक हो सकता है। पॉइंट बी नोटेड सर, कॉल का एटीएम पुट का एटीएम सेम हो सकता है, बट कॉल का ओटीएम पुट का ओटीएम सेम नहीं हो सकता। ये अगर किसी के दिमाग में चल रहा है तो ये चीज समझो। के लिए तो मारना तुम लोग। हमारे पास में बोल दिया जाए वो असली वीडियो दिया धीरे से खोलना, धीरे से खोलना, बहुत जोर से ये करता है। पिछले ले जैसे ये देखो, कॉल का ओटीएम पुट का ओटीएम, कॉल का ओटीएम पुट का ओटीएम कभी सेम जोन में नहीं हो सकता। तो आप 200 पॉइंट अप डाउन ले सकते हो या 100 पॉइंट भी लेके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन सेम जोन पे तो कभी नहीं आएगा। माने अगर आप इधर में 24,100 ले रहे हो तो इधर आप 24,000, इधर आप 24,100 ले रहे हो तो इधर आप 24,300 ले सकते हो, है ना, इस तरह से, तब जाके वो काम करे। ना पॉइंट इज दैट, अब इसको এরকম কোনো নিয়ম নেই, এরকম কোনো নিয়ম নেই। আউট অফ দ্য মানি মানে আউট অফ দ্য মানি, কিন্তু এবারে তুমি এমন কিছু নিয়ে নিও না যেটা অ্যাচিভ হওয়ারই সম্ভাবনা, ঠিক আছে? এমন কিছু নিও না কি যেটা ঘটনা ঘটাবার চান্সটাই এত কমে যাবে তুমি কিছু দেখতেই পেলে, ঠিক আছে? তো স্ট্যান্ডার্ড আমি যেটা তোমাকে বোঝাচ্ছি তুমি এটা দেখো, এটা স্ট্যান্ডার্ড, মানে এইগুলোই বেশিরভাগ চলে। এবারে তুমি নিজের মতো করে কিছু চেঞ্জ করে দেখতে পারো, সেটাতে তো আমি কাউকে বারণ করবো, ঠিক আছে? अब मानो कि तुमने दो साइड में ओटीएम चूज किया कॉल पुट का, तो इधर मानो एक का प्रीमियम चल रहा था 28, एक का 32, ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हारा प्रीमियम कितना जाएगा? 60%, 28, 32। लेट्स फिगर हाउ स्ट्रेटजीज बिहेव अंडर वेरियस सिनेरियोस। अब यहाँ पर मार्केट को किसी तरफ तो जाना है ना, कहीं तो जाएगा रे बाबा। मार्केट जब स्टार्ट किए थे कहाँ पर थे? ये जो स्ट्रेटेजी हम लोगों का 7,921, ठीक है, तो 7,900 से मार्केट एक्सपायर हो रहा है मानो 7,500 में, तो पुट ऑप्शन से काफी नीचे जा रहा है पुट के लिए। तो अगर मार्केट 7,500 में जाएगा, ये मेरा क्या हो गया? स्पॉट हो गया। तो स्पॉट से भी स्ट्राइक को क्या करना है? स्पॉट माइनस स्ट्राइक करेंगे। तो मेरा दो स्ट्राइक क्या था? एक 7,700 था और एक 8,100 था। तो 7,700 का पुट था और 8,100 का कॉल था। तो पुट के केस में स्ट्राइक माइनस स्पॉट करते हैं और कॉल के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते हैं। बाकी नेगेटिविटी पुट की तरफ रहता है, इसके तरफ इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव ही रहता है। तो अगर इसका हिसाब किया जाए कि अगर आप 7,500 लेते हो, प्रीमियम पेड फॉर कॉल ऑप्शंस कितना है? 32, ये वर्थलेस हो जाएगा। सिंपल बात है ना सर, कि अगर 7,500 में मार्केट जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम तो बेकार होगा ही, क्योंकि कॉल नॉर्मली कब लिया जाता है? जब मार्केट बढ़ता है। बट इस केस में तो मार्केट गिर गया, मार्केट 7,900 में था, तो 7,900 से मार्केट अगर 500 में आता है तो आपका कॉल का प्रीमियम बचेगा क्या? वर्थलेस ही हो जाएगा। So however, the put options will have an intrinsic value of 200, लेकिन पुट के केस में मार्केट गिरेगा तो आपका तो बढ़ेगा, तो उसका कुछ तो बनेगा ना। तो इस केस में आपका प्रीमियम क्या बनेगा? पुट का प्रीमियम कितना था? 28, ठीक है। आपका दोनों स्ट्राइक के बीच में डिफरेंस कितना है? 900 और 7,500 में डिफरेंस कितना होगा? 200। 200 में से 28 का प्रीमियम हटाओ, 28 का प्रीमियम हटाओ, ये तो तुमने पे किया था। तो 200 आपका इंट्रिंसिक हुआ, इधर 28, तो इधर कितना रहा? 172, और इधर 32 का तो बेकार हो गया था। तो पुट आपको पैसा कमा के दिया, इधर पुट आपको पैसा कमा के दे रहा है, मैंने मार्केट गिर रहा है तो पुट से पैसा कमा रहे हैं। कितना कमाए? 140। 7,000, 7,900, 7,900 থেকে 7,500 গেলে 400 পয়েন্ট থাকে। 7,900 থেকে কেন কাউন্ট করবে? এটা তো স্পট, আমাকেও কনফিউজ করে দিচ্ছে।
আমি তো এইটা এইটা আমরা যখন মার্কেট স্টার্ট করেছিলাম তখনের ভ্যালু, তখন মার্কেট 7,921-এ চলছিল। আমি করব তো স্ট্রাইকের সাথে, আমার এটা এটা হচ্ছে কারেন্ট এক্সপায়ারি, এক্সপায়ারিতে মার্কেট এই পজিশনে আছে, আর আমি আমার দুটো স্ট্রাইক কি আছে, 7,700 পুট আর 8,100 কল। আমি যদি 7,000, তাহলে 7,500 মাইনাস হ্যাঁ তো 7,700 থেকে ওই জন্যই তো 200 এসছে, বুঝতে পারলেন? আলটিমেটলি 172 থেকে 32 গেল, 140 টাকা প্রফিটের আছে। মানে মার্কেট পড়েছে কিন্তু তুমি যখন স্টার্ট করেছিলে তখন 7,900-তে মার্কেট ছিল, এখন মার্কেট 7,500-তে আছে। তোমার কল টাকা দিতে পারেনি তোমাকে, কিন্তু তোমার পুট তোমাকে 140 টাকা দিয়েছে, 140 ইন্টু লট। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? সেকেন্ড কেস দেখো, মার্কেট যদি 7,640-এ যায়, এর ক্ষেত্রেও কিন্তু মার্কেট আবার নিচের দিকেই আছে, কিন্তু এখানে তুমি আমার মোস্ট প্রবলি এটা ব্রেক ইভেন আছে, সাইডওয়েজ আছে। মানে 7,900 থেকে মার্কেট যখন 7,640-এ যাচ্ছে, তো এটা মার্কেটের লোয়ার সাইডে, কিন্তু লোয়ার ব্রেক ইভেন, মানে মার্কেটকে 640-এ নিচে যেতে হবে, তবেই তুমি পয়সা দেখতে পাও। তুমি ক্যালকুলেট করেও দেখো, তুমি 7,640-এর সাথে যখন 7,700-কে অ্যাডজাস্ট করবে, 7,640, 7,700 পুট অপশন মানে স্ট্রাইক মাইনাস স্পট করবে, তাতে 7,700 থেকে 7,640 যদি তুমি বাদ দাও, ঠিক আছে, তাহলে তোমার 60 টাকার সামথিং ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু আসছে। কিন্তু পুট অপশনের ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু অফসেট দি কম্বাইন্ড প্রিমিয়াম পেড, তাহলে তোমার এখানে 60 টাকা ইন্ট্রিনসিক আসছে ঠিক কথা, মানে তোমার পজিটিভ থাকছে, কিন্তু তুমি পেমেন্ট কত করে দিয়েছো অলরেডি, 32 প্লাস 28 করে 60 টাকা, তাহলে এখানে প্লাস 60 টাকা, এখানে মাইনাস 60 টাকা, কত হয়? 0। তার মানে 7,640-এ তোমার কিছু থাকবে না, বুঝতে পারলে? সেরকমই মার্কেট যদি 7,700-তে থাকে পুট অপশন স্ট্রাইকে, এখানে তুমি দেখো বোথ কল এন্ড পুট অপশন শুড এক্সপায়ার ওর্থলেস, এখানে তোমার কিছুই থাকবে না, এই স্ট্র্যাটেজিতে লস আসবে যদি মার্কেট সাইডওয়েজ থেকে যায়। 7,700 মানে তোমার কিছুই থাকবে না, তোমার ইন্ট্রিনসিক ভ্যালুও থাকবে না, আর 32 প্লাস 28 পুরো টাকাটাই চলে যাবে। তো যদি মার্কেট সাইডওয়েজ থাকে তাহলে তোমার পুরোটাই লস হবে, এটা তো স্বাভাবিক, ঠিক আছে? তাহলে মার্কেট যদি 100-150 পয়েন্টেরও এদিক ওদিক হয়, তাহলে তোমার মোটামুটি টাকা দেখতে পাবে না, এটা ওর্থলেস হবে। কিন্তু মার্কেট যদি 7,900 বা 8,100-তে থাকে, এখানেও তোমার এন্টার অ্যামাউন্ট লস হবে। মানে এখনো তুমি 7,700 থেকে 8,100-র মধ্যে তোমার যা যা স্ট্রাইক আছে, এগুলো সবই তোমার লস। 7,700 থেকে 8,100-র মধ্যে যা যা সিচুয়েশন আছে, সবই তো তোমার লস। এটা কোন স্ট্যান্ডার্ড? স্ট্র্যাঙ্গেল, স্ট্যান্ডার্ডটা লং স্ট্র্যাঙ্গেল, লং স্ট্র্যাঙ্গেল। আপার ব্রেক ইভেন কত আছে? 8,160-এ। মানে মার্কেট যদি 8,160-এ যায়, তাহলে তুমি ব্রেক ইভেন করবে, 60 টাকা তোমার থাকবে একদিকে এন্ট্রেন্সিকে, আর একদিকে 32 প্লাস 28 করে 60 টাকা চলে যাবে। তাহলে মার্কেটে প্রফিট করতে গেলে মার্কেটকে 8,100-র উপরে যেতে হবে, আর লোয়ার সাইডে 7,640-এর নিচে যেতে হবে, তাই তো? মার্কেট যদি 7,640-এর নিচে যায়, আর উপর দিকে যদি मार्केट 8,160-এর উপরে যায়, अगर मार्केट 8,160 के ऊपर जाता है, सॉरी 8,160 के ऊपर जाएगा और लोअर साइड में 7,640 के नीचे आएगा, तो जाके आपको प्रॉफिट। सर बात तो सही है ना, क्योंकि हम लोग स्ट्रैंगल करने तभी आ रहे थे, जैसे स्ट्रैडल में सोच रहे थे वही सोच इधर भी ले रहे थे। व्हेन देयर इज एक्सट्रीम बुलिशनेस एंड एक्सट्रीम बेरिशनेस इन द मार्केट, वी कैन गेट सम गेन। एक्सट्रीम बुलिश एक्सट्रीम बेरिश इधर भी है, लेकिन इधर कॉस्टिंग थोड़ा कम है। কারণ ওটা তো এটিএম ওটা এটিএম এ ছিল, এটা ওটিএম এ আছে। তো এখানে মিনিমাম 20,000 প্রফিট পয়েন্টের আপ ডাউন তাহলে দাম হবে। देखो ওতে স্ট্যান্ডার্ড 7,700 60 টাকা লস, 7,800 60 টাকা লস, 7,900 মানে যেটা 60 লস। लॉस लॉस में क्या हो गया? एक चीज है, না আমাদের তো প্রিমিয়াম হয়ে গেছে সেটাই। हाँ तो ওটাই তো, তার মানে তুই প্রিমিয়াম যেটা দিচ্ছিস ওর বেশি আনলিমিটেড লসের জন্য যে অনেক সময় ব্রোকার চার্জ করে না, আরো এক্সট্রা চার্জ করে কি পে করতে পারবো না, আরো টাকা দিতে হবে, সেগুলো আসবে, ক্যাপ লেগে যাবে, ঠিক আছে? তো এখানে একটা তোমার 60 টাকা মিনিমাম লসের ক্যাপ লেগে গেল, যেটা তোমার প্রিমিয়াম যাবে ম্যাক্সিমাম, ওটাই তোমার লস হবে। এমনিতেও কল অপশনস এর ক্ষেত্রে বায়ারে নরমালি মিনিমাম লস ওইটাই হয়, ম্যাক্সিমাম লস।
যেটা প্রিমিয়াম দেয়। কিন্তু যদি मार्केट 7700 क्रॉस करके 7600 500 400 200 100 जितना भी लोअर साइड में जाएगा अनलिमिटेड प्रॉफिट की तरफ बढ़ते जाओगे। इधर भी 8200 300 400 500 600 700 800 जितना जाओगे और जितना काउंट कर सकते हो हर केस में तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो फिर इसका क्या सुविधा हुआ? कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है तो कॉस्ट कम के कारण लॉस भी कम है कंपेयर टू एटीएम। এই লং স্টার্টের চেয়ে এই লং স্ট্যান্ডার্ডের রিস্ক বেশি আছে। ऑब्वियसली रिस्क बेसी, ओटीएम में रिस्क एमबीओ बेसी है, रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा है। बट देखो एक चीज है, दो तीन चीज ये नॉर्मल मार्केट पोजीशंस पे भी होता है। आप ओटीएम क्यों लेते हो? क्योंकि सस्ता पड़ता है, लेकिन ओटीएम अचीव होने का चांसेस कम रहता है। एटीएम आईटीएम अवॉइड क्यों करते हो? क्योंकि महंगा होता है। एटीएम आईटीएम का संभावना ऑलवेज ज्यादा होता है। अब ये नॉर्मल केस में भी है, इस केस में भी है। तो जिसको सस्ता देखना है, देखो सस्ता कब जाना है? व्हेन यू आर श्योर अबाउट द बुलिशनेस एंड बेयरिशनेस, तब सस्ता में जाओ, है ना। ओटीएम में तभी जाना चाहिए ना व्हेन यू आर वेरी श्योर रिगार्डिंग मार्केट मोमेंटम कि मार्केट या तो बढ़ेगा या तो गिरेगा। अदरवाइज तुमको आना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज एटीएम में रहो, है ना। अदरवाइज एटीएम में रहो। बट बुझते वाले, तो ये है लॉन्ग स्ट्रैंगल का कॉन्सेप्ट। इसका पे ऑफ चार्ट देखने में कुछ ऐसा होता है। ये जो जोन है, इस जोन में लॉस में रहोगे, और 7000 ये जो दो पॉइंट जहां पर ये जीरो लेवल को क्रॉस कर रहा है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। এটা স্যার অ্যাকচুয়ালি ট্রায়াঙ্গেল যেটা আমি দেখিয়েছিলাম ছবিটা একটি ভুল করে কোনটা? মানে আগের ছবিটা দেখেছিলাম এই না স্ট্র্যাটেলেরই মতো এটা। মানে মানে এটা আমি দেখি সাইকেলে বসার মতো এটা তো ওই না ওইটাও ছিল সাইকেলে বসার মতো, এরকম উল্টো সাইকেলে বসার মতো ওটাও ছিল, দেখাচ্ছে। লং স্ট্র্যাটেলও দেখতে এরকমই ছিল, এরকম, কিন্তু এর লসের জোনটা কম ছিল। এর লসের জোনটা স্ট্র্যাঙ্গেলে লসের জোনটা বেশি, কিন্তু এখানে লসের অ্যামাউন্টটা বেশি। এখানে 163 টাকা করে লস হচ্ছিল, 165 টাকা করে, আর ওখানে 60 টাকা করে লস হচ্ছে, কারণ তুমি ওটিএম চুজ করছো। अब তুমি দেখো তোমার জন্য কোনটা বেস্ট। सिचुएशन टू सिचुएशन पड़ेगा। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर मार्केट का कन्विक्शन सही है, मोमेंटम लेना अप डाउन सही है, तो मैं ओटीएम में जाऊंगा। क्यों मैं एटीएम में जाऊँ? এই দুটোই খুব এই সময়ে কোনটা করা উচিত? হ্যাঁ এই দুটোই স্ট্র্যাটেজি এই লং স্টার্টেল স্যার এই সময়ের জন্য তো শর্ট স্ট্র্যাটেল বা শর্ট স্ট্র্যাঙ্গেল ভালো, কারণ এখন মার্কেট সাইডওয়েজ বেশি আছে। এক্সট্রিম বুলিশনেস এক্সট্রিম বেয়ারিশনেস থোড়ি আছে এখন মার্কেট। এক্সট্রিম বুলিশ এক্সট্রিম বেয়ারিশ কবে ছিল? বিয়ারিশনেস থাকলেও এরকম কি মার্কেটকে পুরো, হ্যাঁ বলতে পারো কি প্রত্যেক দিন একটা, মানে আমি এখনের কথা বলছি, মানে এই যে পয়েন্টে এখন কি মার্কেটকে তোমাকে একদম নিয়ে চলে আসছে এই পয়েন্টে সাইডে। আমি তোমাকে ক্লাস ঢুকতেই কি বললাম কি মার্কেট রেঞ্জ বাউন্ড হয়ে যাবে, এসেই বললাম তো কি মার্কেট রেঞ্জ বাউন্ড হয়ে যাবে, হয়েছে তো। আমি ক্লাস শুরু করার পর থেকে প্রায় 1 ঘন্টা বকছি, 1 ঘন্টাতে কি মার্কেট এরকম হয়েছে? হয়নি তো। তার মানেটা কি? মানে আমি আপাতত ক্লাসের হিসেবে বললাম, কিন্তু কালকে 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 এবারে তো আজকে যখন মার্কেট ক্লোজ হবে, সোমবার দিনের মার্কেট যখন ওপেন হবে, তখন মার্কেটে 3 দিনে অনেক কিছু ঘটবে। আমাদের এখানে মার্কেট ক্লোজ হবে, আমেরিকান মার্কেটে কিছু নিউজ আসবে, সেগুলো ইম্প্যাক্ট ফেলবে এখন, বিকজ এখন যা কিছু ঘটাবে আমেরিকান মার্কেট ঘটাবে। কারণ डोमेस्टिक मार्केट নিজস্ব खुद का डोमेस्टिक मार्केट का खुद का कुछ चीजें अभी मिसिंग है। बात समझ में आ रहा है सर? सर हम जो पैसा लगाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है पैसा जो है वो? हम लोग जब निफ्टी में लगाते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। कौनटा ना एक ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। एक सेकंड रुको। अब इस चीज को अगर मैं आज के मार्केट में थोड़ा सा दिखाऊं, आउट ऑफ द मनी कॉल बाय और पुट बाय, है ना। कॉल को बाय करो इधर 24,300 में भी 250, चलो 100 नहीं
200 পয়েন্ট নিলে ভালো। হ্যাঁ তাই তো। 200 না 100 নিবো। 150 থেকে 100 150 কিলো 150 না না 150 থেকে 50 মানে 100 পয়েন্ট 100 পয়েন্টের নিচে আবার নাই আমার কিছু না। ठीक है আর এই নিচেরটা ওটা নিচেরটা 300 তো হবে। मैं 50 ले, देखो ও आपका मैक्सिमम लॉस जितना आपका फंड है उतना प्रॉफिट कर सकते हो अनलिमिटेड। अगर मार्केट बोथ साइड में एक्सट्रीम बुलिशनेस एंड बेरिशनेस दिखाते हैं। ब्रेक इवन है 23,828 में, मैंने अगर मार्केट 23,828 के नीचे जाता है तो तुमको फायदा दिखेगा। जैसे आज का सपोर्ट एक लिया हुआ है 23,800, मार्केट जिस तरह का चुप है, अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है तो नीचे खींच सकता है लास्ट में। যেদিকে যাবে সেদিকেই পড়বে। और अगर मानो साइडवेज रहते, देखो भाई एक चीज तो है, সাইডওয়েজ নাই। साइडवेज रहते रहते एक दिन तो आएगा जिस दिन मार्केट बिहेव करेगा, या तो आप या तो डाउन। সপ্তাহে একদিন দেবে দুই দিন। हफ्ता में 1-2 दिन तो ऐसा होगा कि वो साइडवेज नहीं रहेगा। तो आपका स्ट्रेटेजी अगर सही दिन पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, टाइमिंग सही रहता है, तो आपका खेल बन जाएगा। ठीक है, और ये देखो सर, ये रहा सिचुएशंस, ग्राफ एकदम सेम बना है ना। मैंने इस साइड में 24,400 तक হ্যাঁ ওপেন ইন্টারেস্টটা পরে কিসে বেশি দেখাচ্ছে? ओपन इंटरेस्ट किसे बेसी देखाচ্ছে चेक करो ना। ओपन इंटरेस्ट का करंट सिचुएशन देखो, कॉल साइड में थोड़ा सा हाई है क्योंकि अभी तो वीकली एक्सपायरी देरी है ना, तो काफी लोग पोजीशंस ले रहा है। 24,500 में काफी हाई है कॉल साइड में, 24,200 में कॉल पुट दोनों है, 24,700 में थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल में जा रहा है, और लोअर साइड में 23,700, 23,800, 23,900। अगर देखा जाए कॉल साइड में बड़ा जोन 1-2 ही है, बट पुट साइड में कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा है, बट ऑलमोस्ट बैलेंस है मेरे हिसाब से। इसलिए देखो मार्केट जब दोनों साइड में बैलेंस है तो बीच में ही घूम रहा है ना, 150-200 जोन में ही घूम रहा है। तो एक सर्टेन सिचुएशंस में अगर कॉल साइड में थोड़ा सा बढ़ जाता है तो मार्केट अबव में जाएगा। साइडवेज सिचुएशंस मार्केट में नहीं रहता है, साइडवेज से ऑटोमेटिकली एक बेयरिश या बुलिश मोमेंटम जरूर बनता है। ठीक है, तो बस आप सही टाइम पे एनालिसिस करो और सही टाइम पे आप एंट्री करो, आप देखना आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो शॉर्ट स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल ये दोनों ही बड़ा काम का चीज है अगर आपका एनालिसिस सही निकलता है तो। मैंने सिंपल बात है, अगर मार्केट 800 की तरफ जाता है या फिर 500 की तरफ जाता है, चाहे स्ट्रैडल लो या स्ट्रैंगल लो, एटीएम स्ट्राइक से जाओ या ओटीएम में, दोनों में पैसा कमाओ। कितना कमाओगे वो हिसाब करते हैं। ठीक है, এইটা লোকে বলতে যে পুরো কল অপশন 3000 থেকে 24000 এর ভিতর বলতে হবে হবে লেটস স্টার্ট एक चीज सुन लो सर। এরপরে তো আর কিছু নেই, किसের পরে বলো? মানে এটার পরে মানে আর কোনো স্ট্র্যাটেজি না না, আরো স্ট্র্যাটেজি আছে, আরো স্ট্র্যাটেজি আছে। মানে ক্লাস তুমি কি ভাবছো কোর্স শেষ হয়ে গেল? যাদের স্ট্র্যাটেজি চলছিল তাদের শেষ হলো, তোমার বাকি আছে, তুমি এখনো বেসিক শেখ, এখনো অনেক বাকি, এই তো সবে শুরু। যাদের শেষ হচ্ছে, যারা স্ट्रैटेजी कंप्लीट করছে তাদের একবার অপশনস পুরো कंप्लीट हो যাচ্ছে। अच्छा एक चीज और एक बार मैं बता देता हूँ, इसका एक और चीज है शॉर्ट स्ट्रैंगल, ये भी एक बार थोड़ा सा देख लो। कुछ स्ट्रेटेजी इधर नहीं है, मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। ये देखो शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या होगा, शॉर्ट स्ट्रैंगल जस्ट ऑपोजिट बिहेव करेगा। ठीक है, ए देखे नहीं चीज लगे, शॉर्ट स्ट्रैंगल किया होगा, शॉर्ट स्ट्रैंगल प्रॉफिट टर्म कैप लेके যাবে, মানে ওই যেরকম শর্ট স্ট্র্যাটেলে হয় প্রফিটে ক্যাপ লেগে যাবে, মানে মার্কেট যদি সাইডওয়েজ থাকে ঠিক আছে তাহলে তোকে একটা মিনিমাম প্রফিট দিয়ে যাবে, মানে ম্যাক্সিমাম ক্যাপ প্রফিট দিয়ে যাবে। আর লসটা বোথ সাইডে, মানে মার্কেট যদি এই রেঞ্জে চলে আসে মানে সাইডওয়েজ থেকে যায় এরকম 7,600 থেকে 8,200 এর মধ্যে যদি মার্কেট থাকে ঠিক আছে, তাহলে তুমি কিছু না কিছু কামিয়ে যাবে, শিওর শর্ট প্রফিট হবে না, মানে এরকম ঘটনা তো বেশি চান্সটা হওয়া বেশি। কিন্তু মার্কেট যদি 8,200 পেরিয়ে যায় বা 7,600 পেরিয়ে যায় ঠিক আছে, তাহলে তোমার লস। কত পয়েন্টের খেলা হচ্ছে এখানে 8,000
মার্কেট 200-300 পয়েন্টে আপ ডাউন করলে তুমি যদি শর্ট স্ট্র্যাঙ্গেল নাও তোমার পয়সা বেশি লাগে, কিন্তু তুমি শিওর শর্ট প্রফিট পাও। এখানে স্ট্রাইক চুজিংটা এরকম থাকে। মানে 100 পয়েন্ট হয়তো আপ হয় এবং 100 পয়েন্ট ডাউন হয়। 100 পয়েন্ট আপ হতে পারে, 100 পয়েন্ট ডাউন হতে পারে। আলাদা রাউন্ড ইনভেস্টমেন্ট পাওয়ার ভিউ টাইপ অফ এলিমেন্ট নিতে হবে। দেখো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো যেখানে তুমি যেখানে নাও, এটিএম নাও ওটিএম নাও, কিছু ফরক পড়ে না। এটা 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 স্ট্র্যাঙ্গেল, তো স্ট্র্যাঙ্গেল মানে ওটিএম নেবেন, ঠিক আছে? স্ট্র্যাঙ্গেলে এটিএম নেয় না, স্ট্র্যাঙ্গেলে ওটিএম নিতে হয়, তাতে কস্টটা কম হয়, কারণ এটার মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে এটা কস্টটাকে সেভ করার স্ট্র্যাটেজি, ঠিক আছে? তুমি যদি ওটিএম চুজ করো, আর এখানে তুমি ওটিএমটা কিরকম চুজ করবে, শর্ট করবে মানে সেল করবে, তাই তো? মানে সেম কনসেপ্টে তুমি সেল করবে। ধরো এখানে তুমি সেল করছো, দেখো এখানে দেখো তোমার কতগুলো, 7,700, 7,700 থেকে 8,100, 1 2 3 4 5, মানে 700 থেকে 8,000, মানে প্রায় 300 থেকে নিচের দিকে 200 পয়েন্ট, ওপর দিকে 200 পয়েন্ট, তাই তো? কারেন্ট মার্কেট 7,900, তো লোয়ার সাইডে 200 পয়েন্ট লো, ও আপার সাইডে 200 পয়েন্ট আপ। এই দুটো পয়েন্টে তুমি 60 টাকা করে প্রফিট শিওর শর্ট পাচ্ছ। কিন্তু যদি মার্কেটের এদিক ওদিক হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু তোমার লস সিচুয়েশন বাড়তে থাকবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ঘটনাটা ঘটার চান্স তো অনেক বেশি। সেলিং স্ট্র্যাটেজি এটা দেখাচ্ছি, ফালতু আগে डिसीजन নেবে না, आगे জিনিসটা বুঝবে শান্ত মাথায়। मैटर को समझो। देखो अब मैं इसको ट्रायंगल में एक बार बदल देता हूँ, आपको अब भी समझ में आ जाएगा। देखो अब इसको मैं सेल करूंगा, सेम स्ट्रेटेजी लेता हूँ। 24,000, 100 পয়েন্ট, 100 পয়েন্ট থেকে একটু বেশি নিলে ভালো হয়। স্ট্রাইক কত? 24,140, তো ঠিক আছে, তাহলে 50 নিচ্ছি, সেল করব। আর এদিকে 250 তে সেল। দেখো देखो, अरे सुनो, पैसा मत देखो तुम लोग, पप्पू गलत कर रहे हो। सुनो बात सुनो, इसमें चांसेस हाई होता है। মার্কেট 200 পয়েন্টের আপ ডাউন করবে এর সম্ভাবনা অনেক বেশি, মার্কেট 400 পয়েন্ট আপ হবে 400 পয়েন্ট ডাউন হবে এর সম্ভাবনা অনেক কম। এই সম্ভাবনাটা বেশি বলেই এদের টাকাটা বেশি লাগে, কারণ এদের আনলিমিটেড লসের কনসেপ্টের জন্য টাকাটা বেশি লাগছে, সেলার হচ্ছে না এরা, ঠিক আছে? কিন্তু তোমার এখানে তো ক্রেডিট স্ট্র্যাটেজি হবে, আর তুমি কত টাকা প্রফিট করছো? 5,600, তো 8% শিওর শর্ট প্রফিট হওয়ার চান্স অনেক বেশি এখানে। তুমি 78,000 টাকা দেখছো ঠিক কথাই, কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটার চান্স বেশি। যারা সেলার হয় তারা কেন বেশি কামায়? বিকজ এই ঘটনাটা ঘটবে এর সম্ভাবনাটা অনেক বেশি, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। तुम बोलो ना करेंट मार्केट 24,140, मैंने 140 से 24,500 में जाएगा, इसका संभावना ज्यादा है कि मार्केट 150 से 200 के बीच में या 150 से 50 के बीच में, ये जो रहने का चांसेस हाई है। अगर अगला 2 दिन में मार्केट ऐसा रह जाता है, एक दिन में मार्केट ऐसा रह जाता है, तो जितना तुम डालोगे उसके हिसाब से तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट रह ही जाएगा। নামলেও প্রফিট, উঠলে প্রফিট, কিন্তু এক্সট্রিম নামা ওঠা হলে হবে না, সাইড ওয়েজে নামা ওঠা হবে। নামলেও প্রফিট, উঠলেও প্রফিট, কতটা নামলে প্রফিট আর কতটা উঠলে প্রফিট দেখে নাও। এই তো মার্কেট যদি এদিকে 24,000 পর্যন্ত নামে, আর এদিকে যদি মার্কেট 24,200 পর্যন্ত যায়, এই পুরো জোনটাতে তোমার প্রফিট আছে। 24 থেকে 24,200 মধ্যে তুমি পুরো প্রফিট আছে, কিন্তু প্রফিটটা ক্যাপলে যাচ্ছে, আর এটা ঘটার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ব্যাপারটা বুঝলে? সবসময় ওই টাকাটা বেশি লাগছে ভেবেই আগেই মাথাটা ঘুরিয়ে দিলে, বললাম না, যেটা দেখতে বাজে এটা কাজের হয়, ঠিক আছে? এটা অবভিয়াসলি দেখতে বাজে যে 78,000 টাকায় 5,000 টাকা, কিন্তু 78,000 টাকা দিলে 5,000 টাকা इट्स वेरी गुड थिंग भाई। एक दिन में अगर तुम 8% कमा रहे हो तो मजाक है क्या? ठीक है, अभी तुम्हारे पास कमती पैसा है, तुम डिसीजन नहीं ले सकते, मत लो, लेकिन दिमाग में रखो सर जिस दिन आएगा उस दिन और मैच्योर डिसीजन ले पाओ, ठीक है? तो ये है मोटा मोटी एक आइडिया, तो स्ट्रेटेजी का आप लोगों को मिला। कुछ और भी 2-3 स्ट्रेटेजी है,
जैसे कि बटरफ्लाई का एक इंपॉर्टेंट एरिया है और एक कॉन्डोर बताना है, कॉन्डोर सीख जाओगे तो और मजा आएगा, ठीक है। तो ये 2-3 स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीक बताऊंगा, और 2-4 स्ट्रेटेजी को यूज करने का कुछ और मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कुछ टेक्निक्स है वो थोड़ा सा बता के मेरा एक बस ऑप्शंस का फुल कवर अप हो जाएगा। फिर बाकी लोग रिवाइज कर सकते हो, और जिन लोगों का बाकी चीजें करना है वो लोग एकदम फ्रेशली चेकलिस्ट तो टेक्निकल है। तो सर मैक्स पेन हाँ सब बताओ, आज और नहीं, छुट्टी आज। आप छुट्टी हंड्रेड कॉम्प्लीमेंट ठीक है सर, बाय, टाटा। Okay, sir. Bye, sir. अभी तक हेलो बात कर दिया देखो पकड़ के आज का तो ऋतिक कल तो आएगा क्लास में, कल तो